I'll be explaining that what all topics we are going to cover during this training, what all things we are going to cover during this training. So to discuss about that, first of all, let me take you through the f5.com. That's my favorite website, similar to like cisco.com or juniper.com, right? So f5.com, right? You can get a lot of information from there, and I will definitely encourage each one of you to visit this website at least once in a week, or maybe once in 2 weeks, right? So that you are familiar that what F5 is going to launch now, or what all things that F5 is working on, right? So you should be in sync. And to get in sync, it is better to visit this website frequently. Okay, that's one thing. Second, now, hey guys, one more thing. Let me ask you one question. So, do you want me to deliver this training completely in English only, or how is it? Like, you want me to deliver this training in kind of English, both mixture? Yeah, of course. I mean, absolutely. Like, wherever you feel that you're not able to understand Hindi, or you missed something while I Yeah, am trying to explain, stop me and ask questions, or you can ask me to explain in English as well. yeah, sure. Thanks. Okay. Yeah, perfect. So, okay, all right. तो बात कर रहे थे, we were talking about like what all content we are going to cover during this training. तो वही अब हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर. खैर, वापस आते हैं अब f5.com पे. मैंने बताया था कि जैसे सिस्को एक वेंडर है, वैसे ही f5 भी वेंडर है अपने आप में, राइट? लाइक सिस्को क्या बनाता है? राउटर, स्विचेस. तो वो अलग बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कौन कर रहा है. ऑब्वियसली वो सिस्को ही होता है, बट वो पार्ट्स तो कहीं से लेता ही होगा, राइट? आई एम नॉट मूव इनटू दैट डीप, उतना डीप में मैं नहीं जाने वाला. बट पॉइंट ये है, व्हाट आई वांटेड टू से, कि F5 is a kind of similar vendor as we have Cisco, we have Juniper. ऐसे ही F5 एक अपने आप में वेंडर है. दैट्स वन थिंग. सेकंड, F5 के कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, इसके कुछ डिवाइसेस आती हैं मार्केट में, और उन डिवाइसेस के ऊपर लाइक देयर आर मेनी डिफरेंट सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड बाय द F5. तो मैं थोड़ा थोड़ा करके उसके बारे में बात करूंगा आप लोगों से. तो इनका एक जो सबसे ज्यादा फेमस डिवाइस है, या एक ही डिवाइस मैं बोलूंगा जो फेमस डिवाइस होता है, डिवाइस एक ही है, जैसे उसको ये लोग बोलते हैं बिग आईपी. अब जो बिग आईपी आता है, बिग आईपी कैन बी ए वर्चुअल, बिग आईपी कैन ऑल्सो बी ए फिजिकल डिवाइस. ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइस भी होता है बिग आईपी, और वर्चुअल डिवाइस भी होता है. वर्चुअल इसलिए होता है सो दैट इन केस इफ यू हैव गॉट ए रिक्वायरमेंट इन क्लाउड, लाइक क्लाउड में अगर आपको होस्ट करना है, तो आपके पास एक क्लाउड एडिशन दिया हुआ है इन्होंने, कि क्लाउड में आप F5 के लोड बैलेंसर को होस्ट कर सकते हो. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर कोई ऐसा कस्टमर है जिसका लेट्स से कोई कपल ऑफ एप्लीकेशंस हैं, कोई ज्यादा उसको थ्रूपुट नहीं चाहिए, एंड ऑल्सो कस्टमर डू नॉट वांट टू स्पेंड दैट मच मनी ऑन दी हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, मतलब कस्टमर को बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है हार्डवेयर प्लेटफॉर्म को परचेज करके, तो आप किसी एक हाइपरवाइजर के ऊपर, जैसे व्हेन आई से हाइपरवाइजर, तो मतलब मैं ESXi की बात करता हूँ या फिर KVM की बात करता हूँ, तो ऑन टॉप ऑफ दोस हाइपरवाइजर्स यू कैन ऑल्सो डिप्लॉय द बिग आईपी वर्चुअल एडिशन. उसको VE बोलते हैं, बिग आईपी VE. तो पॉइंट ये है कि जो बिग आईपी डिवाइस है इनका, वो वर्चुअल डिवाइस भी हो सकता है, और वो एक हार्डवेयर प्लेटफॉर्म भी होगा. हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि इनका वर्चुअल डिवाइसेस मतलब वर्चुअल एडिशन भी आता है, सो दैट इन केस इफ यू डू नॉट वांट टू इन्वेस्ट मनी ऑन टू हार्डवेयर प्लेटफॉर्म, तो आप फिर एक वर्चुअल बिग आईपी होस्ट करके अपने किसी एक हाइपरवाइजर पे, हाइपरवाइजर्स क्या होते हैं, जैसे VMware का ESXi आता है, या फिर KVM हो गया, राइट? तो वो सब क्या आते हैं, आपके हाइपरवाइजर. सो ऑन टॉप ऑफ हाइपरवाइजर्स यू कैन डिप्लॉय योर बिग आईपी. और बाकी प्लेटफॉर्म्स तो आते ही हैं. प्लेटफॉर्म्स में भी इनके अप्लायंसेस आते हैं, अप्लायंसेस के अलावा इनके चेसिस भी आते हैं. तो वो मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप बात करोगे यहाँ पे प्रोडक्ट्स की, तो यहाँ बिग आईपी में जाओ. अभी तो यहाँ पे वैसे F5 के प्रोडक्ट्स की बात करें तो देयर इज ए बिग लिस्ट. जैसे आप यहाँ पे देखोगे, एक तो डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाउड सर्विसेज आ गया, जिसमें कि आप यहाँ पे यू नो वेब ऐप फायरवॉल, आप जिसको डीडोस प्रोटेक्शन के लिए यूज कर सकते हो, या फिर API सिक्योरिटी के लिए यूज कर सकते हो. सो देयर आर मेनी
many products out there in the market from F5. एक NG INX होता है, ये भी पूरा वर्चुअल एक सोल्यूशन है इनका, कंप्लीटली वर्चुअल सोल्यूशन है। बट हमारी जो ट्रेनिंग का फोकस है या जो आप लोगों ने जो अपने आप को एनरोल कराया है यहाँ पे, दैट्स ऑल अबाउट द F5 बिग आईपीज, ठीक है। और अगर F5 में बिग आईपीज की ही बात करें तो मैंने बताया आपको कि जो बिग आईपी होता है बेसिकली, बिग आईपी का वर्चुअल एडिशन भी आता है, देखो ये रहा वर्चुअल एडिशन। उसके अलावा जो बिग आईपी होता है, बिग आईपी का यहाँ पे अप्लायंसेस आते हैं। क्या आते हैं बिग आईपी के? अप्लायंसेस। बिग आईपी के अप्लायंसेस भी होंगे और चेसिस भी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं वापस जाता हूँ प्रोडक्ट्स में F5 सिस्टम्स, ये देखो, तो F5 में F5 सिस्टम्स की अगर आप बात करोगे, मतलब जो इनके हार्डवेयर डिवाइसेस आते हैं, उसमें एक तो आपके अप्लायंसेस हो गए। तो अप्लायंसेस में दो सीरीज आती हैं इनकी, एक आर सीरीज है और दूसरी आती है आई सीरीज। दोनों में क्या डिफरेंसेस है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और चेसिस में भी दो सीरीज आती हैं, एक वेलोस और जो पुराने वाला है विप्रियन। अब ओवर द टाइम क्या होगा कि जो विप्रियन चेसिस एंड इसके ब्लेड्स होंगे ना, दोज विल बिकम ऑब्सोलेट, या फिर इसको पहले एंड ऑफ सेल करेगा ये F5 और एंड ऑफ सेल करने के बाद इसको एंड ऑफ सर्विस में डाल देगा। एट द एंड ऑफ द डे F5 को F5 सभी कस्टमर्स को कहाँ पे लेके जाएगा? वेलोस चेसिस के ऊपर। ये अभी न्यूली लॉन्च्ड है, 2023 में ही लॉन्च हुआ है, उसके पहले वेलोस नहीं था, ठीक है। ये वाली चेसी नहीं थी, पहले सिर्फ विप्रियन चेसी आती थी। यही रीजन है कि इन मोस्ट केसेस अगर आप किसी चेसी को देखोगे ना प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में, तो आपको वो विप्रियन ही दिखने वाला है। अब विप्रियन चेसी, वेलोस चेसी, उसके अलावा ये आर सीरीज के अप्लायंसेस हो गए और ये आई सीरीज के अप्लायंसेस हो गए, ठीक है। जो ये आर सीरीज अप्लायंसेस हैं, तो ये अप्लायंस बट ये वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट करते हैं। ये जो आर सीरीज के अप्लायंसेस यू आर सीइंग हियर, these appliances are also supporting the virtualization. So when I say कि virtualization support करते हैं, तो इसका मीनिंग ये हुआ जैसे वेलोस सपोर्ट करेगा ना, जैसे चेसी में आपने सुना होगा कि एक चेसी के ऊपर आप मल्टीपल बिग आईपीस होस्ट कर सकते हो, तो वैसे ही आप ये जो आर सीरीज के अप्लायंसेस हैं, यहाँ पे भी आपके पास कैपेबिलिटी होती है कि एक ही बिग आईपी के ऊपर आप मल्टीपल मल्टीपल एक ही बॉक्स के ऊपर आप मल्टीपल बिग आईपीस होस्ट कर सकते हो, बट वो वर्चुअल बिग आईपीस होंगे। बट अच्छी बात यह है कि इस आर सीरीज अप्लायंस में ना, जो बैकएंड में इसका एक F5 OS आता है, क्या बोलते हैं हम उसको? F5 OS। वो F5 OS प्री इंस्टॉल्ड आएगा इन अप्लायंसेस के ऊपर, उसको यूज करके फिर ऑन टॉप ऑफ दैट यू होस्ट द वर्चुअल बिग आईपीस, ठीक है। और तब आप वहां पे हार्डवेयर डेडिकेट करते हो कि इतना मेमोरी आप एलोकेट करना चाहते हो, इतने सीपीयू कोर्स, और ये इंटरफेसेस इस बिग आईपी में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यू गेट लाइक मल्टीपल इंटरफेसेस अवेलेबल ऑन दीज अप्लायंसेस। अगर हम आर सीरीज अप्लायंसेस की बात करें, थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करूंगा, बट अभी जो मेरा मोटिव है वो जस्ट टू लेट यू नो, या आपको एक इंट्रोडक्शन देने का एक मोटिव रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो एक तो आर सीरीज के अप्लायंसेस हो गए, दूसरा बिग आईपी आई सीरीज। ये F5 क्या कर रहा है कि ये जितने भी आई सीरीज के अप्लायंसेस हैं उनको रिप्लेस करने का ट्राई कर रहा है। इनफैक्ट दे आर पिचिंग ओनली आर सीरीज ऑफ अप्लायंसेस नाउअडेज। मतलब अब जब आप F5 से बात करने जाओगे ना कि ठीक है, देयर इज ए कस्टमर हु इज लुकिंग फॉर F5 सॉल्यूशन, तो वो बोलेंगे कि आप आई सीरीज नहीं, आप आर सीरीज लो, और वो उसका कुछ आपको उसके प्रोस कॉन सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे कि कॉस्ट दोनों की इक्वल है, बट यहाँ पे वर्चुअलाइजेशन सपोर्ट रहेगा, राइट। और आप एक ही बॉक्स के ऊपर मल्टीपल बिग आईपीस को होस्ट कर सकते हो, उसमें कि आप एक को एज ए LTM यूज कर लेना, दूसरे को एज ए DNS यूज कर लेना, लाइक दैट। तो ऐसे वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ओवर द टाइम क्या है इनका जो वेलोस चेसी है, दोस आर गोइंग टू रिप्लेस विप्रियन वन, और जो आर सीरीज अप्लायंसेस रहेंगे, दोस आर सीरीज अप्लायंसेस वुड रिप्लेस दिस आई सीरीज ऑफ अप्लायंसेस ओवर द टाइम। तो ये ऐसे मान के चलो, कुछ चेंज आ जाए इन मीन टाइम तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, बट दिस इज व्हाट इट इज लुकिंग एज ऑफ नाउ, ठीक है। कि R series would replace this I series and Velos will replace this Viprion one over the time। अभी क्या है, अभी आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा F5 से, Viprion भी मिल जाएगा। अच्छा, अब ये जो है ये सभी क्या है? बिग आईपीज हैं, ये सभी बिग आईपी, जैसे आई सीरीज के अप्लायंसेस हो गए बिग आईपी। अच्छा, इनको बाकियों को बिग आईपी नहीं बोला इसने, आर सीरीज अप्लायंस बोला, यहाँ पे वेलोस चेसी बोला, यहाँ पे विप्रियन चेसी बोला, लेकिन इसको बिग आईपी बोला। उसका रीजन ये है क्योंकि ये जो बिग आईपी आई सीरीज अप्लायंसेस है ना, इसमें क्या होता है, इस डब्बे के ऊपर डायरेक्टली बिग आईपी इंस्टॉल्ड रहता है। इस डब्बे पे डायरेक्टली क्या बूट होता है?
बिग आईपी, इसलिए इसको बिग आईपी बोला जाता है। बट आर सीरीज का जो अप्लायंस होगा इसमें एक ओएस होता है जिसको हम बोलते हैं F5 ओएस, और वो F5 ओएस से बूट करेगा, और ऑन टॉप ऑफ F5 ओएस, मतलब एक तरीके से वो आप ऐसे मान के चलो हाइपरवाइजर का काम करता है F5 ओएस, उसके ऊपर फिर आप बिग आईपी होस्ट करोगे। सेम गोज विद वेलोस, है ना। वेलोस में भी आपका जो वेलोस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आएगा वो चेसी, उसके ऊपर फिर आप बिग आईपीस होस्ट करते हो। वैसे ही विप्रियन में होता है, विप्रियन का भी अपना एक बेस ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, उससे वो बूट करेगा और उसका एक्सेस आप लोगे, एंड देन ऑन टॉप ऑफ दैट यू इंस्टॉल व्हाट, बिग आईपीस। तो यहाँ पे तो बिग आईपी आपको होस्ट करना पड़ता है, चाहे वो आर सीरीज है, वेलोस है, विप्रियन है, तो इन बॉक्सेस के ऊपर बिग आईपी होस्ट करोगे। जबकि आई सीरीज में क्या होता है कि डायरेक्टली आपका बिग आईपी इंस्टॉल रहता है इस डिवाइस के ऊपर। ये जब पावर ऑन करोगे, आप बूट करेगा तो बिग आईपी बूट करेगा यहाँ पे। जबकि आर सीरीज में आपका F5 ओएस बूट करता है, और उसके ऊपर फिर आप बिग आईपी होस्ट करते हो। बट वो अलग बात है कि उसमें आप डेडिकेटेड हार्डवेयर एलोकेट करते हो अपने बिग आईपीस के लिए, कि दैट मेनी सीपीयू कोर्स यू वुड रिजर्व फॉर दिस बिग आईपी, दैट मच ऑफ मेमोरी यू वुड रिजर्व फॉर बिग आईपी, दैट मच स्टोरेज यू वुड रिजर्व फॉर द बिग आईपी, एंड these interfaces will be used for that big IP। तो आप डिफरेंट बिग आईपीस के लिए डिफरेंट नंबर ऑफ सीपीयू कोर्स, डिफरेंट अमाउंट ऑफ मेमोरी, डिफरेंट अमाउंट ऑफ स्टोरेज, ठीक है, ये सब एलोकेट करोगे, एंड डिफरेंट नंबर ऑफ इंटरफेसेस भी। आइडियली जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है ना यहाँ पे आर सीरीज वगैरह में, या वेलोस या विप्रियन में, तो आप वो सब ईथर चैनल कॉन्फ़िगर करके और फाइनली सिर्फ ईथर चैनल को ही एसोसिएट करते हो बिग आईपी में, और उसके बाद फिर वहां पे आप क्या बनाते हो, वो सब इंटरफेसेस एंड ऑल, बस वो क्रिएट करके एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड। तो वो एक बड़ा एडवांटेज मिल जाता है आर सीरीज, वेलोस, विप्रियन के साथ में। मैं अगर मेरे पास कुछ रहेगा आर सीरीज का तो एक बार आपको दिखा भी दूंगा, बट अल्टीमेटली हमारा जो जो फोकस रहेगा वो रहेगा बिग आईपी को लर्न करने का, या बिग आईपी पे ही हमारा फोकस रहेगा, ना कि किसी एक स्पेसिफिक अप्लायंस या फिर चेसी के ऊपर, राइट। जो हमारी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग में सिर्फ बिग आईपी का ही कंटेंट रहने वाला है। ओके, तो ये तो हो गया कि F5 के कौन कौन से बॉक्सेस आते हैं, राइट। ये मैंने आपको डिस्कस किया, इसको डिटेल में भी डिस्कस करूंगा एक बार, और इनफैक्ट आई विल लेट यू नो कि हाउ टू लुक फॉर द व्हाइट पेपर्स एंड ऑल दैट। बट उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि F5 बिग आईपी की जब हम बात करते हैं, तो बिग आईपी में दो मेजर यहाँ पे फील्ड इन्होंने कवर की हैं। एक सिक्योरिटी, अब आप कहोगे सिक्योरिटी में तो ऑलरेडी है ना पोलो ऑल्टो और वो सब, यस आई डू एग्री विद दैट। पोलो ऑल्टो है, सिस्को है, जूनिपर का SRX आता है, या फिर फोर्टिगेट है, देयर आर सो मेनी अदर वेंडर्स, बट यू नो F5 इज ऑल्सो देयर। एंड F5 का सिर्फ एक ही प्रोडक्ट नहीं है यहाँ पे, देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स व्हेन इट कम्स टू सिक्योरिटी। जैसे वन ऑफ देयर प्रोडक्ट इज APM, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर। तो ये एक तरीके से आप रिमोट एक्सेस VPN की तरह मान के चलो। जैसे आपका रिमोट एक्सेस VPN होता है ना सिस्को में, जैसे आप एनी कनेक्ट वगैरह यूज करते हो, या फिर पोलो में ग्लोबल प्रोटेक्ट हो गया, तो वैसे आप इसको कंपेयर कर सकते हो APM सोल्यूशन को, ठीक है। वी आर नॉट गोइंग टू लर्न अबाउट दैट। इसमें आप पॉलिसीज डिफाइन करते हो कि किस यूजर को किस एप्लीकेशन का एक्सेस देना है, कैसे देना है, एंड सो। तो दैट्स व्हाट इज डन बाय द APM। तो इसलिए ये सिक्योरिटी डिवाइसेस में ही कंसीडर होगा। एक इनका नॉर्मल फायरवॉल भी आता है, मतलब फायरवॉल, सिर्फ फायरवॉल। तो जैसे सिस्को का फायरवॉल आता है या फिर पालो अल्टो फायरवॉल आता है, तो वैसे आप यहाँ पे भी इस फायरवॉल को यूज कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो हैव द बिग आईपी एडवांस्ड फायरवॉल मैनेजर, इसको AFM भी बोलते हैं, ऊपर APM बोला जाता है, एक्सेस पॉलिसी मैनेजर को इन शॉर्ट फॉर्म। तो फायरवॉल भी आता है इनका अपना। और आइडियली अगर आप प्रोडक्शन में देखोगे तो जिस बॉक्स पे LTM इनेबल्ड रहता है ना, जहाँ पे LTM रहता है, मतलब आप समझते होंगे थोड़ा बहुत, तो आपने कोर्स ज्वाइन किया है, इनफैक्ट आप सभी ऑल ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप सभी लोगों ने LTM सुना होगा कभी तो, या फिर कुछ लोगों ने तो कुछ लोग काम भी कर रहे हैं LTM के ऊपर, राइट। सो पॉइंट इज कि जिस डिवाइस को, जिस बिग आईपी को हम LTM बनाते हैं, वहीं पे AFM इनेबल करा लेते हैं। तो LTM का काम हो गया लोड बैलेंसिंग, लेकिन जो फायरवॉल मॉड्यूल होगा वो सिर्फ जो जो ट्रैफिक आप उस फायरवॉल मॉड्यूल पे अलाउ करोगे, वो सिर्फ वही ट्रैफिक को अलाउ करेगा। सो दैट्स what type of advantage you get when you deploy this advanced firewall manager। तो ये firewall है। और दूसरा WAF, एंड WAF इज वेरी फेमस, मतलब अगर F5 के WAF की बात करोगे तो दे आर वेरी फेमस इनटू दैट। तो F5 में ऐसा नहीं है कि जैसे फायरवॉल की अगर हम बात करें, FM की बात करें,
करें तो WAF इज लिटिल डिफरेंट एंड देयर आई मीन लॉट ऑफ कस्टमर्स आर यूजिंग F5 WAF। वैसे और भी दूसरे प्रोवाइडर्स हैं जो WAF सर्विसेज देते हैं, राइट? Cloudflare इज वन ऑफ देम जो कि क्लाउड बेस्ड WAF सर्विसेज देगा आपको, एंड देयर आर मेनी मोर। Symantec का भी सोल्यूशन आता है व्हेन इट कम्स टू WAF, बट WAF इज ए वेब एप्लीकेशन फायरवॉल। आइडियली ये जो है आपका, ये भी रिवर्स प्रॉक्सी की तरह ही काम करता है आपका WAF। अगर हम एडवांस्ड WAF की बात करें तो जो वेब एप्लीकेशन फायरवॉल है ये भी रिवर्स प्रॉक्सी की ही तरह काम करता है, चाहे किसी भी वेंडर का आप ले लीजिए ये, राइट? बट पॉइंट इज कि F5 में भी ये WAF सोल्यूशन अवेलेबल है। उसके अलावा ये जो है CGNet हो गया, CGNet इज मेनली मेंट फॉर सर्विस प्रोवाइडर्स। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे, जो उनके बड़े बड़े बॉक्सेस होंगे नेट कराने के लिए, वहां पे वो CGNet डिवाइसेस को लगाएंगे या इस मॉड्यूल को यूज करेंगे। हमारा जो काम है वो बेसिकली एप्लीकेशन डिलीवरी का रहेगा। हमारा जो फोकस है, क्योंकि जो LTM और DNS दोनों ही, आप देखो यहाँ पे LTM और प्लस DNS ये दोनों ही किस में आ जाते हैं? एप्लीकेशन डिलीवरी में। तो यही दोनों मॉड्यूल हम कवर करने वाले हैं, LTM एंड बिग IP DNS। तो बिग IP एक LTM हो गया, दूसरा हो गया DNS। अच्छा, अच्छी बात क्या है यहाँ पे? सबसे अच्छी बात जो मुझे लगती है अबाउट दी F5 वो ये है कि जैसे आप सिस्को की बात करें, राइट? सिस्को में जो राउटर्स आते हैं, एक तो राउटर होता है और एक फायरवॉल होता है, और दोनों के लिए डिवाइस अलग अलग है, राइट? राउटर एक डिफरेंट डिवाइस है, फायरवॉल एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ऑल टुगेदर। मतलब अगर आप देखोगे, आई बिलीव दैट एवरीबडी वुड कमिट टू इट, वुड एग्री टू दैट कि सिस्को में राउटर एक अलग डिवाइस होता है और एक फायरवॉल एक अलग डिवाइस होता है। डू यू एग्री विद दैट स्टेटमेंट और नॉट? भास्कर, गौरव, मोहम्मद, अरशद, सलमान, महमूद? Yes. ओके। Yes. तो राउटर अलग प्लेटफॉर्म होता है, स्विच अलग प्लेटफॉर्म होता है, फायरवॉल एक अलग प्लेटफॉर्म होता है, और अगर कोई दूसरा कुछ आता है तो वो भी एक अलग प्लेटफॉर्म रहेगा। बट F5 में ऐसा नहीं है। F5 में क्या है कि प्लेटफॉर्म तो एक ही है, बिग IP, सिर्फ बिग IP। लेकिन उस बिग IP को यूज कैसे करना है? डू यू वांट टू यूज दैट बिग IP एज ए LTM? Do you want to use that big IP as a DNS? आप देख सकते हो यहाँ पे जितने भी ये आपके F5 बिग IP प्रोडक्ट्स हैं वो सब बिग IP से स्टार्ट हो रहे हैं, देख सकते हो बिग IP बिग IP बिग IP। तो आपको सिर्फ बिग IP परचेज करना है एज ए हार्डवेयर, एक बिग IP है, और उसका ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही होता है, एंड दैट इज TMOS। वन सेक, क्या होता है वो? TMOS। यहाँ पे जो जैसे सिस्को में iOS होता है, राइट? वैसे यहाँ पे TMOS होता है, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज अ लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, जो कर्नल रहेगा वो लिनक्स ही रहने वाला है। तो ये कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम है किसका? बिग IP का। तो बिग IP है, बिग IP के ऊपर आपका एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम रन होगा दैट इज TMOS, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी बिग IP बूट करेगा TMOS से बूट करेगा। इसकी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है बिग IP की, जैसे बिग IP के ऊपर आप कैसे IP एड्रेस एलोकेट कराएंगे, कैसे ईथर चैनल बिल्ड करेंगे, कैसे VLANs क्रिएट करेंगे, कैसे राउटिंग कराएंगे, कैसे एडमिन ऑथेंटिकेशन कराएंगे, जो भी बेसिक चीजें वो बिग IP की तो कॉमन ही रहेगी ना। नो मैटर दैट वेदर यू आर गोइंग टू यूज इट एज ए AFM, एज ए DNS, एज ए LTM WAF, व्हाटएवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है बिग IP की दैट वुड रिमेन कॉमन, है ना? ये अच्छी बात है यहाँ पे कि प्लेटफॉर्म कॉमन है, चाहे आप इसको एज ए LTM यूज करो। आपको क्या करना होता है यहाँ पे बेसिकली, आपको लाइसेंस इंस्टॉल करके और उस मॉड्यूल को एक्टिवेट कराना होता है। तो जैसे आपने LTM का लाइसेंस लिया, तो बिग IP के ऊपर आप जैसे LTM का लाइसेंस इंस्टॉल करोगे ना, तो LTM को आप एक्टिवेट कर सकते हो। वैसे LTM बाय डिफॉल्ट एक्टिवेटेड रहता है इफ यू हैव द लाइसेंस। अगर आपके पास LTM का लाइसेंस रहता है ना, तो इन्होंने, क्योंकि अब F5 भी समझता है कि मैक्सिमम कस्टमर्स LTM के लिए उनके पास आते हैं। जो LTM वाला प्रोडक्ट है ना, ये सबसे ज्यादा फेमस है इनका, सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट ये है। और उसके बाद जो दूसरे नंबर का फेमस प्रोडक्ट है दैट इज DNS, और वही आप यहाँ पे करने के लिए आए हैं। आप यही ट्रेनिंग लेने आए, आप DNS की ट्रेनिंग लेने आए हैं और LTM की ट्रेनिंग लेने आए। LTM इनका सबसे ज्यादा फेमस प्रोडक्ट है, सबसे ज्यादा क्रॉस ऑल, सबसे ज्यादा फेमस LTM, और यही लोड बैलेंसिंग के लिए यूज भी होता है, लोकल ट्रैफिक मैनेजर। LTM की जो फुल फॉर्म होती है दैट इज लोकल ट्रैफिक मैनेजर। तो होता क्या है, बिग IP एक ही बॉक्स से एक ही प्लेटफॉर्म है, बट उसके ऊपर जब आप लाइसेंस इंस्टॉल करेंगे, तो जैसे आपने LTM का लाइसेंस इंस्टॉल किया तो वो एज ए LTM काम करेगा।
अगर आप एक बिग आईपी के ऊपर आप डीएनएस का लाइसेंस इंस्टॉल करोगे तो उसको आप एज ए डीएनएस यूज कर सकते हो। अगर वही बिग आईपी है और उसके ऊपर आपने एएफएम का लाइसेंस इंस्टॉल कर दिया विच इज एडवांस्ड फायरवॉल मैनेजर, तो फिर वो एज ए एएफएम काम करेगा। वही अगर आपने उसमें एडवांस्ड वैफ का लाइसेंस इंस्टॉल करा के और उस मॉड्यूल को प्रोविजन किया तो वो एज ए एडवांस्ड वैफ काम करेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिवाइस तो एक ही है ना। We have a common device, right? We do not have different device or different platform for AFM, different platform for WAF, different platform for DNS, different platform for LTM. We don't have like that. Like unlike Cisco, right? Cisco में क्योंकि ऐसा है कि राउटर अलग हैं, firewalls अलग हैं. So we have got like different platforms in Cisco for different purposes. But यहाँ पे आपका एक ही platform रहेगा, बस वो सीख लो। आप बिग आईपी का एडमिनिस्ट्रेशन सीख लोगे ना तो उसके बाद बेनिफिट आपको ये मिलेगा। बिग आईपी को सीखा, बिग आईपी के ऊपर फिर आपको मैं एलटीएम कराने वाला हूँ, राइट। बट उससे एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि इन फ्यूचर लेट्स से आपने यहाँ पे सिर्फ एलटीएम और डीएनएस को कवर किया, बट इन फ्यूचर आपको एपीएम पे काम करना है या वेफ पे काम करना है, तो एटलीस्ट यू हैव एन आइडिया कि बिग आईपी तो यही है, बस उसके ऊपर एक मॉड्यूल ऐड होगा एएफएम का, बस वो आपको सीखना है। अब आपको बिग आईपी का बैकअप कैसे लेना है, उसको रिस्टोर कैसे करना है, एडमिन यूजर्स कैसे क्रिएट करने हैं, या ट्रिपल ए से कैसे इंटीग्रेट करना है, यू नो लाइक, या फिर आपको इंटरफेसिस को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, राउटिंग कैसे करानी है, इथर चैनल कैसे बिल्ड करना है, तो वो सब तो यहीं पे कवर हो ही जाएगा ना हमारी ट्रेनिंग में। तो वो सब तो कॉमन है अक्रॉस ऑल मॉड्यूल्स, राइट। चाहे वो सिक्योरिटी मॉड्यूल्स हैं, चाहे वो आपके एप्लीकेशन डिलीवरी मॉड्यूल्स हैं, सभी में कॉमन है वो। सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट द F5 टेक्नोलॉजी। ये बाकी वेंडर्स में ऐसा नहीं है। अब ठीक है, जैसे पालो अल्टो है, अगर पालो अल्टो का सिर्फ फायरवॉल ही आता है तो फायरवॉल आता है तो दैट्स ओके। आई मीन वो ज्यादा परेशानी देते ही नहीं अपने कस्टमर्स को, बोलते हैं हम तो सिर्फ फायरवॉल बेचेंगे आपको, वो अलग बात है। प्रिज्मा वगैरह आप बोल सकते हो, बट पॉइंट इज कि वो सिर्फ इनटू देयर इनटू फायरवॉल्स ओनली, राइट, देयर इनटू फायरवॉलिंग। यहाँ पे फायरवॉल तो है ही, फायरवॉल के अलावा आपका जो सबसे ज्यादा फेमस मॉड्यूल्स हैं इनके वो है डीएनएस एंड यहाँ पे आप देख सकते हो दैट इज एलटीएम। तो पहले इसको हम जीटीएम बोलते थे, ये ध्यान रखना। तो अगर कुछ पुराने लोग हैं तो डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद द डीएनएस, पहले हम इसको ग्लोबल ट्रैफिक मैनेजर बोलते थे। नाउ F5 हैज रीनेम्ड दैट जीटीएम एज ए डीएनएस। नाउ F5 कॉल्स इट डीएनएस। लास्ट ईयर ये चेंज हुआ है, ये जो नेम चेंज हुआ है ये लास्ट ईयर चेंज हुआ कि दे मेड इट फ्रॉम जीटीएम टू डीएनएस। अभी भी कई जगहों पे तो एज ए जीटीएम ही दिखने वाला है। जैसे जब आप प्रोविजनिंग करोगे ना इस मॉड्यूल की तो वहां पे अभी भी जीटीएम ही लिखा होता है। मैं दिखाऊंगा भी आपको। ओके, अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, इन बिग आईपीस को मैनेज करने के लिए, सेंट्रलाइज्ड लोकेशन से मैनेज करने के लिए एक आता है यहाँ पे बिग आईक्यू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। तो ये एक इनका कंट्रोलर टाइप ऑफ, आप इसको बोल सकते हो कि ये भी कंट्रोलर बेस्ड नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। जैसे होते हैं ना आपके, जैसे एसडी वैन आ गया या फिर एसडी एक्सेस आ गया या फिर एसीआई आ गया, तो वैसे ही F5 में भी आपका ये सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग है। इसमें क्या होता है, एक बिग आईपी सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट है जहां से बैठे बैठे आप किसी भी बिग आईपी को मैनेज कर सकते हो। जैसे उनको अपग्रेड करना है, उनका बैकअप लेना है, उन पे कॉन्फ़िगरेशन करनी है आपको। सो एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग दिस बिग आईक्यू। अब बिग आईक्यू ऑल टुगेदर इज ए डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल अगर F5 की बात करें। तो ये बिग आईक्यू अपने आप में एक डिफरेंट ट्रेनिंग मॉड्यूल है, उससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ भी कवर नहीं करने वाले हैं। बट आपको पता होना चाहिए फिर भी कि बिग आईक्यू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट, इट्स अ कंट्रोलर फ्रॉम वेयर वी कैन मैनेज ऑल ऑफ आर बिग आईपी। सो लेट्स से अगर आपके पास में 100 बिग आईपीस हैं और आप उनको इंडिविजुअली मैनेज कर रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप एक बिग आईक्यू लगवा लो या लगा लो, बिग आईक्यू परचेज करो, उसको लगाओ, and then you manage all those 100 devices from this centralized location. So your administration will become so easier. आप easily इन 100 devices को manage कर सकते हो अब by the help of Big IQ। ये आप ऐसे समझ सकते हो जैसे Palo Alto में Panorama होता है, या फिर जैसे आपका Cisco FTDs में FMC हो गया। बट एटलीस्ट यहाँ पे ये ऑप्शनल है। सिस्को में FMC इज नॉट एन ऑप्शनल, FTDs के लिए मैंडेटरी होता है बिकॉज FTDs कैन नॉट बी कॉन्फ़िगर्ड लोकली। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। F5 में जितने भी बिग आईपीज हैं ये, है ना, ऑल ऑफ देम कैन बी कॉन्फ़िगर्ड लोकली। बट इन केस इफ यू वांट टू मैनेज देम फ्रॉम ए सेंट्रलाइज्ड लोकेशन, तो आपके पास सोल्यूशन है एंड दैट इज बिग आईक्यू सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट। आप उसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको क्लैरिटी मिली कि F5 में एक प्रोडक्ट आता है बिग आईपी,
ठीक है। अब बिग आईपी का मतलब यहाँ पे कोई बड़ा आईपी एड्रेस, मतलब जैसे IPv4 32 बिट का होता है, IPv6 128 बिट्स का होता है, तो डोंट थिंक कि यहाँ पे उससे भी कोई बड़ा आईपी एड्रेस होगा। नहीं, बिग आईपी इनके प्लेटफॉर्म का नेम है यहाँ पे, कि डिवाइस को ये बिग आईपी बोलते हैं, डिवाइस का नेम बिग आईपी रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है। अब बिग आईपी के मैंने बताया आपको कि ये हार्डवेयर भी होता है और ये वर्चुअलाइज्ड भी होते हैं, है ना। तो हार्डवेयर जो आई सीरीज के अप्लाइंसेस थे वो हार्डवेयर अप्लाइंसेस हो गए, उसके अलावा जो आर सीरीज या फिर वेलोस या आपके विप्रियन चेसी हो गई, वहां पे आप वर्चुअल बिग आईपीस को होस्ट करोगे ऑन टॉप ऑफ दोस बॉक्सेस, है ना। तो इस तरीके से आप बिग आईपीस को समझोगे अभी। और जो बिग आईपी का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है दैट इज टीमॉस, ट्रैफिक मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम, विच इज ए लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। उसका जो कर्नल होता है वो लिनक्स है। आप देखोगे इनफैक्ट, मैं ये बता देता हूँ आपको, जिसको लिनक्स अच्छे से आती है, विच आई डोंट नो, मतलब मुझे बहुत अच्छी लिनक्स नहीं आती है, मुझे जितना जरूरी है उतना आता है, बट जिसको अच्छे से लिनक्स आती है दैट पर्सन कैन कंप्लीटली कॉन्फ़िगर द बिग आईपी यूजिंग लिनक्स कमांड्स ओनली। मतलब सिर्फ लिनक्स में रह करके वो पूरे बिग आईपी को कॉन्फ़िगर कर सकता है। whatever they want to perform they can using लिनक्स। ठीक है, लिनक्स के जो कमांड सिंटेक्स है उसको यूज करके जो मन करे वो सब हो सकता है यहाँ पे, विच इज सपोर्टेड बाय द बिग आईपी। जो भी चीजें सपोर्टेड है वो सब आप कर सकते हो लिनक्स से। बट अब यहाँ पे उसके अलावा भी दो तरीके हैं लिनक्स के अलावा। एक तो टीमोस का CLI मिल जाता है, तो मैं आपको टीमोस का सिंटेक्स कवर करने वाला हूँ, ना कि लिनक्स का। जो टीमोस का कमांड सिंटेक्स रहेगा वो मैं आपको कवर कराऊंगा यहाँ पे। उसमें हम उसको हम एज ए CLI यूज करेंगे। CLI मोड में हम मतलब टीमोस को ही कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, ना कि लिनक्स मोड में जाकर के। तो जब भी हम CLI से बिग आईपी को कॉन्फ़िगर करेंगे तो टीमोस कमांड सिंटेक्स यूज करने वाले हैं। दूसरा होता है GUI, आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, मतलब आपको GUI एक्सेस मिल जाएगा आपके F5 लोड बैलेंसर का, एंड देन यू कॉन्फ़िगर इट फ्रॉम देयर। तो वो आप इंडिविजुअली किसी भी बिग आईपी का GUI एक्सेस ले सकते हो, एंड देन यू कैन वर्क ऑन इट। सो दैट्स दैट। एनी क्वेश्चंस सो फार? ओके। तो बिग आईपीस को मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया आपको। बिग आईपी एक बॉक्स होता है, वही आप यहाँ पे लर्न करने वाले हो, वही यहाँ पे आप समझोगे। ठीक है। अब मैं बात करूंगा, यहाँ पे वापस जाता हूँ, ये तो प्रोडक्ट्स की बात हो गई। अब मैं यहाँ पे बात करूंगा सपोर्ट, एंड सपोर्ट में मैं बात करूंगा यहाँ पे, ना नॉट सपोर्ट, रिसोर्सेज में जाते हैं। हाँ, रिसोर्सेज एजुकेशन। एक तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन, आप डॉक्यूमेंटेशन निकाल सकते हो, यहाँ पे मैं बता भी दूंगा। केबी आर्टिकल्स होते हैं, वाइट पेपर्स हैं, वो सब निकाल सकते हैं, बट वो बात नहीं करते अभी। अभी हम बात करेंगे एजुकेशन वाले की, कौन कौन सी सर्टिफिकेशंस होती हैं इसमें। सो इफ यू गो टू एजुकेशन एंड देन इफ यू गो टू प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन, तो इट विल लिस्ट यू ऑल ऑफ द सर्टिफिकेशंस दैट यू कैन अटेम्प्ट। तो वही मैं अब आपके साथ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर सर्टिफिकेशन लेवल्स की बात करें, लेफ्ट साइड में देखो सर्टिफिकेशन लेवल्स करके एक ऑप्शन होगा, ये आपको दिखाई देगा। और ये वैसे ही जैसे सिस्को ने डिजाइन किया हुआ है या जूनिपर ने डिजाइन किया हुआ है अपने सर्टिफिकेशंस को, वैसे ही डिजाइन किया हुआ है F5 ने। तो अगर आप देखोगे F5 में स्टार्ट होता है, सबसे पहले आपका एग्जाम होगा 101। ये एग्जाम आपको देना होगा, और 101 जो है बेसिकली ये बेसिक्स आपके टेस्ट करता है F5 इस एग्जाम में। बट ये मैंडेटरी एग्जाम है आपका, ऑप्शनल नहीं है। अगर आपको आगे का कोई एग्जाम अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट ही करना है, आपको बुक करना है, तो बुक करने से पहले आपसे बोलेगा कि 101 एग्जाम है क्या आपके पास। अगर आपका 101 एग्जाम ही क्लियर नहीं है, तो जो आगे वाले एग्जाम्स है ना उनको तो बुक ही नहीं करने देगा, अटेम्प्ट तो छोड़ो, आप बुकिंग ही नहीं कर पाओगे। जैसे सिस्को में तो क्या है कि वेदर यू आर अटेम्प्टिंग CCNA और डूइंग CCNA और नॉट, डजंट मैटर, राइट। आप डायरेक्टली CCNP दे सकते हो। F5 में नहीं है ऐसा। F5 में अगर आपको एग्जाम देना है आगे, यू नीड टू मेक श्योर कि जो 101 है, you get 101 certified first. This 101 is a mandatory exam, and then you can simply select 101 from your left side, और उसके बाद ना राइट साइड में देखो यहाँ पे ये 101 स्टडी मटेरियल ऑन आस्क F5, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो ये, and then it will redirect you to the my.f5.com, और यहाँ से आप ये आर्टिकल देख सकते हो, इसमें ब्लूप्रिंट आपको मिल जाएगा। सो इफ यू गो अप अ लिटिल, तो आपको ये दिखाएगा कि 101 का ब्लूप्रिंट क्या है यहाँ पे। तो अगर आप 101 पे जाते हो, जैसे आपने देखा एप्लीकेशन डिलीवरी फंडामेंटल्स, राइट। सो नाउ क्लिक ऑन ब्लूप्रिंट, एंड दैट वे यू कैन गेट टू नो कि क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं यहाँ पे। तो अच्छा, यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, ये जो UA का मीनिंग है यहाँ पे,
ये यूए का मतलब होता है अंडरस्टैंड अप्लाई, और एई का मतलब होगा यहाँ पे, जैसे यू आर दिया हुआ है, आर का मीनिंग होगा यहाँ पे आपका रिमेम्बर। और ये कॉम्प्लेक्सिटी कीज हैं, मतलब ये फ्लैग्स दिए हुए हैं कि कौन सा कितना किस लेवल पे जा करके आपसे ये क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, राइट। तो अंडरस्टैंड अप्लाई की अंडरस्टैंडिंग आपको है उसकी या नहीं है, एनालाइज एवेलुएट, राइट। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो यहाँ पे। तो अगर टॉपिक्स की बात करोगे तो सबसे पहले देखो आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे। सेक्शन 1 की अगर आप बात करोगे, राइट, कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस सेक्शन के अंदर अगर आप देखोगे, सेक्शन 1 है ये, राइट, कॉन्फ़िगरेशन। तो वीलेंस की बात कर रहा है ना। तो वीलेंस क्या है, टैग क्या होगा, अनटैग्ड क्या होगा, और वीलेन को लेयर 3 एड्रेस कैसे असाइन करना है, वगैरह वगैरह। तो वो सारी चीजें आ गई। फिर उसके बाद गिवन ए सिनेरियो डिटरमाइन स्विच राउटर एप्लीकेशन कनेक्टिविटी रिक्वायरमेंट, है ना। तो एक्सप्लेन द फंक्शन एंड पर्पस ऑफ राउटर। अब मतलब आई एम होपिंग कि सिंस यू ऑल ऑफ यू आर हैविंग प्रीटी मच गुड एक्सपीरियंस, तो मतलब 101 आप सीधे देखो, आपको पता है विलेन क्या होता है, आपको पता है विलेन टैग क्या होता है। नहीं पता है तो ठीक है, आप मुझसे पूछ सकते हो, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको ये सारी नॉलेज पहले से है। उसके अलावा आप विलेन टैग कब करते हो, कब अनटैगिंग कराते हो, लाइक इन विच सिनेरियोज यू डू विलेन टैगिंग, इन विच सिनेरियोज यू डू यू डोंट डू टैगिंग। सो उसको अनटैगिंग हम बोलेंगे, राइट। तो कब आप अनटैगिंग कराते हो, वगैरह वगैरह। उसके बाद राउटर क्या होता है, फायरवॉल क्या होगा, स्विच क्या होगा, राइट, नेटवर्क डायग्राम्स को कैसे इंटरप्रेट करोगे। तो ये सारी चीजें आपको आती हैं। फिर आईपी एड्रेस सबनेट रिलेशनशिप का मीनिंग क्या है यहाँ पे, पब्लिक आईपीएस क्या होते हैं, प्राइवेट आईपीएस क्या होते हैं, मल्टीकास्ट एड्रेसेस क्या होते हैं, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होते हैं, नेट क्या होता है, डीएससीपी क्या होता है, ठीक है, IPv6 एड्रेस कैसे डिटरमिन करना है आपको, कैसे समझना है उसको। फिर यहाँ पे मैक एड्रेस क्या है, एआरपी क्या है, डिफॉल्ट गेटवे क्या होता है, राउटिंग क्यों जरूरी है, नेटवर्क हॉप्स क्या होते हैं, मतलब जैसे आप राउटिंग कराते हो तो आपका पैकेट एक हॉप से दूसरे हॉप पे जाएगा, उसको नेटवर्क हॉप भी बोलते हैं हम। फिर उसके बाद डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, फिर उसके बाद राउटिंग टेबल कैसे लुकअप करेगा डेस्टिनेशन आईपी के लिए, कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि कौन से पाथ को फॉलो करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे एडीसी ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, एडीसी एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट्स की डिफाइन लोड बैलेंसिंग इंक्लूडिंग इंटेलिजेंट लोड बैलेंसिंग एंड सर्वर सिलेक्शन। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर क्या होता है, एडीसी मतलब जो लोड बैलेंसर होता है उसको एडीसी भी बोला जाता है, ध्यान रखना। सो कहीं कहीं पे एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर लिखा होगा, तो यू डोंट हैव टू गेट कंफ्यूज्ड देयर, क्योंकि जो F5 लोड बैलेंसर्स हैं इनको इसको एडीसी भी बोलते हैं, एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर्स, ओके। तो इसको देख करके, इसको रीड करके आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इट इज जस्ट ए टर्मिनोलॉजी। समझ आया, एडीसी। उसके बाद आपका यहाँ पे सेक्शन 2 है जिसमें कि ट्रबल शूट आ जाता है। और ट्रबल शूट ऐसा नहीं है कि आपसे कोई बिग आईपी पे ट्रबल शूटिंग कराएगा। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से जनरल एचटीटीपी एरर कोड्स आते हैं, है ना। जैसे 401, 402 या 501, 502, है ना। जो एरर कोड्स आएंगे एचटीटीपी में, जो जनरल एरर कोड्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। उसके अलावा कौन कौन से रिक्वेस्ट मेथड्स आप यूज करते हो, और मतलब रिक्वेस्ट मेथड्स भी होंगे ना एचटीटीपी के अंदर। एरर कोड्स तो पता ही होने चाहिए, बट रिक्वेस्ट मेथड्स भी पता होने चाहिए। उसके अलावा कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है आपका, तो उसके लिए पॉसिबल रीजंस क्या हो सकते हैं, समझ रहे हैं, कि आपका कनेक्शन कनेक्ट हुआ लेकिन उसके बाद टर्मिनेट हो गया। तो अगर कनेक्शन टर्मिनेट हो रहा है तो उसके लिए क्या रीजंस हो सकते हैं। तो ऐसा ये कोई बिग आईपी स्पेसिफिक ट्रबल शूटिंग नहीं करा रहे हैं, इट जस्ट जनरल ट्रबल शूटिंग, राइट। वही मैंने आपको बोला कि यहाँ पे आपके जनरल टेक्निकल स्किल्स ही टेस्ट होंगे मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर कनेक्शन फेल ही हो रहा है तो उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। उसके अलावा ये एआरपी हो गया, राइट, एआरपी प्रोटोकॉल, कि एआरपी प्रोटोकॉल का क्या यूज केस होता है, मैपिंग कैसे होती है मैक से आईपी एड्रेस, राइट, मैक से आईपी, या फिर आईपी से मैक एड्रेस जो कि एआरपी परफॉर्म करेगा, राइट। तो मैक एड्रेस क्या होता है, एआरपी कमांड कैसे आप चलाओगे, कैसे देखोगे, आउटपुट कैसे रीड करोगे, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। इसके अलावा ये कैसे वेरीफाई करोगे कि ट्रैफिक आपका डेस्टिनेशन पे आ रहा है, तो उसके लिए पैकेट कैप्चर कैसे लगाओगे, राइट। पैकेट कैसे देखोगे आप, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपीस कैसे रीड करोगे उसके अंदर, राइट। उसके अलावा ट्रैफिक फ्लो के स्टैटिस्टिक्स कैसे आप चेक करोगे, स्टैटिस्टिक्स देख करके भी तो आपको समझ में आ जाता है कि ट्रैफिक रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।
उसके अलावा लेयर 1 पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है लेयर 1 कनेक्टिविटी को लेकर के, जैसे ड्यूप्लेक्स सेटिंग्स, केबल आउट ऑफ स्पेसिफिकेशन, ठीक है, इंटरफेस बैंडविड्थ, राइट, तो वो सारी चीजें बिग आईपी के सिनेरियो में, राइट। बट आपको एक अभी यहाँ पे जनरल ट्रबल शूटिंग स्टेप्स लेने होंगे, नॉट जस्ट टू स्पेसिफिक बिग आईपी और F5 बिग आईपीस, ठीक है। फिर उसके बाद सेक्शन 3 में मेंटेनेंस आ जाता है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा ये F5 से रिलेटेड चीजें हैं। जो F5 बिग आईपी में ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रैफिक ऑब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स को देखने के लिए बात कर रहा है, राइट। नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन स्टैटिस्टिक्स कैसे आप देखोगे, राइट, तो ये आपको आना चाहिए। आपको कब सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना चाहिए पता होना चाहिए। प्लेटफॉर्म को कब अपग्रेड करना चाहिए वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। प्लेटफॉर्म अपग्रेड करने का मीनिंग होता है कि एक डब्बा पहले से लगा हुआ है, उसकी जगह पर आपको दूसरा डब्बा लगाना है। तो किस सिनेरियो में आपको प्लेटफॉर्म को अपग्रेड करना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से हम जब हम अपग्रेड करते हैं तो अपग्रेड के समय पे, अपग्रेड के टाइम पे डाउन टाइम आएगा, और उस डाउन टाइम को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद आपका ट्रैफिक फ्लो कैसा रहेगा, क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन या इंटरप्रेट ट्रैफिक ग्राफ्स, है ना, interpret SNMP results and so right. Given a scenario, interpret service status कि भाई ADC जो एलिमेंट्स रहेंगे एक्टिव क्या होते हैं, इनएक्टिव एलिमेंट्स क्या रहेंगे। मतलब जैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना आपके F5 के ऊपर, जब आप बनाते हो तो ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, जैसे पूल हो गया, पूल मेंबर हो गया, या नोड हो गया, या वर्चुअल सर्वर्स हो गए, अगर LTM की बात करें, मतलब क्योंकि ADC की बात हो रही है तो मतलब LTM की बात हो रही है, राइट। जो एप्लीकेशन डिलीवरी कंट्रोलर, मतलब यहाँ पे लोकल ट्रैफिक मैनेजर की बात हो रही है, राइट। फिर यहाँ पे नेट स्टेट आउटपुट वगैरह को देखना, उसका क्या यूज, आप कैसे यूज कर सकते हो उसको, वगैरह वगैरह। उसके अलावा वेदर ए सर्विस इज लिसनिंग ऑन ए गिवन पोर्ट बेस्ड ऑन नेट स्टेट आउटपुट, ठीक है, वो सब निकालना। फिर आई हेल्थ पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हो, उसमें QK व्यू फाइल को कैसे आप अपलोड कराओगे, कैसे लॉग्स देखोगे, ensure efficacy of maintenance task, alert endpoints, verify backups, right। उसके अलावा डिस्क स्पेस देखना, CPU लोड देखना, मेमोरी देखना, बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन देखना आपके बिग आईपी के। अब ये बिग आईपी रिलेटेड टास्क है, बिग आईपी से रिलेटेड, यहाँ पे LTM नहीं है, बिग आईपी के टास्क है। फिर उसके बाद यहाँ पे अब आ गया एक्सप्लेन कॉमन यूज ऑफ ICMP। अब ठीक है, मतलब है तो बेसिक ही ना ये, TTL क्या होता है उसमें, इको रिक्वेस्ट क्या होता है, इको रिप्लाई क्या होता है, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं इफ यू आर गेटिंग अनरीचेबल मैसेजेस। फिर उसके बाद ये OSI मॉडल हो गया, जिसमें कि मैक एड्रेस आ गया, पोर्ट नंबर्स आ गए, IP एड्रेस हो गया। उसके अलावा एप्लीकेशन लेयर कैसे काम करेगा, राइट, OSI मॉडल आ गया। फिर TLS SSL आ गया, मैंने बताया था आपको कि SSL कनेक्शन कैसे बनता है, वो सब आना चाहिए आपको। फिर VPN क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और वैलिड यूसेस फॉर VPN, मतलब जो यूज केसेस रहेंगे VPN के, वो सब आपको आइडियाज होने चाहिए। फिर हाई अवेलेबिलिटी क्या होता है, राइट। तो मेथड्स कौन कौन से होते हैं, एडवांटेजेस क्या होंगे, हाई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके अलावा से स्लॉग, DNS, NTP, SNMP वगैरह ना, ये सारे सर्विसेज होती हैं, इनका क्या यूज केस होता है, वो सब आपको आना चाहिए। बस इतना ही था। $180 इसकी कॉस्ट रहेगी, प्लस 18%, 18, हाँ 18% GST, 18 है या 28 लगेगा, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद 18% GST लगता है फिलहाल। तो 18% GST लगा के आपका ये एक एग्जाम की फीस रहेगी। 90 मिनट्स का आपका एग्जाम रहेगा। और अच्छी बात पता है क्या है यहाँ पे, ये जो फीस है ना, दैट्स कॉमन। आप आगे भी जाओगे ना, आगे किसी सर्टिफिकेशन के लिए, उसके लिए भी कॉमन है, ड्यूरेशन भी कॉमन है, और ये जो पासिंग स्कोर है ये भी कॉमन है सभी के, चाहे 101 है, 201 है, 301A, 301B या 302 या जो भी हो एग्जाम्स, ठीक है। ये रीटेक पॉलिसी है, फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो 15 डेज बाद दे पाओगे, सेकंड टाइम फेल तो 30 डेज, थर्ड टाइम तो 45 डेज, फोर्थ 365 डेज वेट करना पड़ेगा। उसके बाद सिर्फ 90 डेज का है। मेरे हिसाब से आपको यहीं पे कर लेना चाहिए, मतलब यहाँ से पहले पहले, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं। तो अगर आपके फंडामेंटल्स क्लियर हैं, अगर आप देखोगे इसमें कहीं भी F5 का बहुत ज्यादा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं है,
बट बहुत ज्यादा कुछ है नहीं कि आपको F5 टेक्नोलॉजी पे आपकी यू नो आप स्ट्रांग होने चाहिए उस टेक्नोलॉजी में, तो ही आप ये एग्जाम क्लियर कर पाओगे, नहीं। यहाँ पे मेनली जो फोकस है F5 का, वो आपके बेसिक्स को टेस्ट करने का है कि आपको नेटवर्क बेसिक्स आपके कैसे हैं, राइट। तो उसमें HTTP का भी आ गया, ICMP आ गया, IP हेडर आ गया, TCP हेडर, UDP, SSL कनेक्शन, VPN, ठीक है। और बेसिक सर्विसेज जैसे DNS, SLOG, राइट, SNMP, NTP, ये सब आ गया। तो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको, जैसे मैंने बोला ना, आपको मैं प्रैक्टिस पेपर दे सकता हूँ जो कि ओल्ड होंगे, लेटेस्ट मेरे पास नहीं होंगे, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी यहाँ एमेरिटा में कोई भी आपको कमिट नहीं करेगा लेटेस्ट के लिए, बट मैं आपको प्रैक्टिस पेपर दे सकता हूँ। उससे इतना हेल्प हो जाएगा आपको कि यू विल गेट टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वो एग्जाम में, करेक्ट। So once you understand the way that F5 is asking the questions, then you can prepare accordingly, right? आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हो या उस लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो। मेक सेंस? तो आप बीटेक एग्जाम भी बुक कर सकते हो, बट उसमें उतना मैं ये बोलूंगा, बीटेक एग्जाम ने देकर के मैं ये कहूंगा प्रैक्टिस पेपर खरीद लो चाहे ऑनलाइन, वो ज्यादा बेटर है। अच्छा। हाँ। अच्छा, दूसरा ये कि 101 के बाद देन यू कैन अटेम्प्ट 201, राइट। तो यही सीक्वेंस रहेगा। अगर आपको 201 एग्जाम देना है ना, तो आपको 101 पास करना ही होगा, तभी आप इसको बुक कर पाएंगे। और जब आप ये दोनों एग्जाम बुक कर लेते हो, देन यू बिकम F5 CA सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। तो जैसे CCNA होता है ना, तो सिस्को में तो देर इज वन एग्जाम, राइट। आप एक एग्जाम दो और आप क्या बन जाते हो, CCNA। सेम गोज विद जूनिपर। आप एग्जाम एक ही एग्जाम दो, आप JNCIA कुछ ऐसे बोलते हैं वो लोग। F5 में ऐसा नहीं है। F5 में यू विल हैव टू पास दीज टू एग्जाम्स। पहले 101 पास करना होगा, फिर उसके बाद 201, और 201 को पास करने के बाद ही अब आप क्या बनेंगे, F5 CA। जब भी आपको क्वेश्चन रहेगा आप अनम्यूट कर सकते हो, राइट। बट अब क्वेश्चन नहीं है तो until then you can unmute yourself। जहां से बैकग्राउंड नॉइज नहीं आएगी उधर से प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल बी वाचिंग दीज वीडियोस एज वेल। और अगर बैकग्राउंड नॉइज आएगा तो आप बाद में इरिटेट होंगे कि वीडियोस में ऐसा कुछ आ रहा है, क्योंकि आपको ये पोर्टल का एक्सेस रहेगा वहां पे। जैसे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो वंस द क्लास इज ओवर, उसके बाद आपको कुछ टाइम के बाद, मतलब आप, इट टेक्स टाइम, क्योंकि इस वीडियो को जो हमने कैप्चर की है यहाँ पे, या जो कैप्चर कर रहे हैं, इट हैज टू बी प्रोसेस्ड बाय द सर्वर, राइट। इसको रेंडर, इसकी रेंडरिंग होती है, एंड देन इट गेट्स अपलोडेड टू योर पोर्टल। सो अब वो डिपेंड करता है कि एक टाइम पे कितने बैचेस चल रहे हैं हमारे यहाँ। अगर लोड ज्यादा होता है तो इट माइट टेक अप टू 24 आवर्स एज वेल, बट आइडियली 6 to 8 आवर्स में हो जाता है ये ऑटोमेटिकली। वैसे फुल्ली ऑटोमेटेड है, we don't do anything manually, वो that happens automatically in backend, but point is it might take little longer time, and but after all, after the end of the day you would have access to those videos। खैर, वापस आते हैं यहाँ पे। जो ये 201 है, ये यहाँ पे बिग आईपी की बात होती है। तो बिग आईपी मतलब प्रॉपर बिग आईपी। बिग आईपी में अब आप यहाँ पे सीख जाते हो कि बिग आईपी कैसे ट्रैफिक को प्रोसेस करने वाला है, वर्चुअल सर्वर्स क्या होते हैं, LTM कैसे बिल्ड करोगे, पूल कैसे बनाओगे, नोड कैसे बनाओगे, उसे उसके पहले F5 के ऊपर कैसे राउटिंग कराओगे। मतलब यहाँ पे पूरे बिग आईपी की कॉन्फ़िगरेशन इधर ही स्टार्ट हो जाती है 201 में। 201 इज ऑल अबाउट द लैब्स। मतलब यहाँ पे आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी चीजें। मतलब ऐसा नहीं कि एग्जाम में लैब्स आपको परफॉर्म करनी होंगी, वहां पे तो वो ऑप्शन देंगे आपको, ठीक है, वो ऑप्शंस आपको सेलेक्ट करने होंगे, बट पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको ये बिग आईपी की कंप्लीट नॉलेज हो जानी चाहिए, प्लस LTM की भी। ऐसा नहीं है कि LTM की नॉलेज नहीं होगी तो भी आप ये क्लियर कर लोगे बिग आईपी को, नहीं। क्योंकि अगर आप इसका निकालोगे ना ब्लूप्रिंट, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें LTM की काफी चीजें हैं। जैसे 201 में गए आप, तो 201 का मैं ब्लूप्रिंट निकाल के दिखाता हूँ। जैसे PDF में जाते हैं, राइट, ये 201 का ब्लूप्रिंट रहेगा यहाँ पे। तो 201 की अगर आप बात करोगे, तो इसके लिए जो प्री रिक्विसाइट है दैट इज 101। तो मतलब अगर आप 101 एग्जाम क्लियर नहीं करते हो तो फॉरगेट अबाउट दिस वन, राइट। टीमोस को भूल जाओ आप। तो इसमें अगर आप देखोगे, देखो सेल्फ आईपी आ गया, वीलेन आ गया, सेल्फ आईपी आ गया, वीलेन आ गया, राउटर क्या है, स्टेटस क्या है, सॉरी राउट्स। तो बिग आईपी के ऊपर अब आप यहाँ पे सीखोगे ट्रंक कैसे बनाओगे, बिग आईपी के ऊपर वीलेन कैसे बनाओगे, सेल्फ आईपी कैसे
असाइन करोगे, राउट्स कैसे ऐड करोगे, उनका स्टेटस कैसे चेक करोगे, स्टैटिस्टिक्स कैसे निकालोगे, तो वो सारी चीजें आ जाएंगी। देखो इसमें अब प्रॉपर बिग आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आ गई ना अब आपके। उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक बिहेवियर बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया आइडेंटिफाई द रीजन अ वर्चुअल सर्वर इज नॉट वर्किंग एज एक्सपेक्टेड, मतलब ये कह रहा है यहाँ पे कि अगर वर्चुअल सर्वर आपका काम नहीं कर रहा है तो बताओ इसके क्या रीजंस हो सकते हैं, राइट, क्या क्या एक्सपेक्टेड रीजंस रहेंगे। फिर ऐसे ही पूल के लिए पूछ रहा है कि अगर पूल कोई काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेड रीजंस क्या हैं। फिर डिटरमिन रिसोर्स यूटिलाइजेशन कैसे आप डिटरमिन करोगे। उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल सर्वर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। तो देखो एलटीएम की पूरी कॉन्फ़िगरेशन है ये, इट्स नॉट बिग आईपी। बिग आईपी का कहाँ था, ऊपर ये पूल, और जैसे वर्चुअल सर्वर स्टार्ट हुआ तो ये एलटीएम हो गया, बट उससे पहले ये जो पूरा है ये वाला, इट्स ऑल अबाउट बिग आईपी, राइट। फिर उसके बाद यहाँ पे वर्चुअल सर्वर टाइप्स करने के बाद में आपका आ जाएगा ये आपका आ जाएगा यहाँ पे नेटवर्क लेवल परफॉर्मेंस इश्यूज, ठीक है, कि पैकेट कैप्चर आप कैसे यूटिलाइज करोगे परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, जो परफॉर्मेंस इश्यूज आ रहे हैं उसको ट्रबल शूट करने के लिए। देन इंटरप्रेट अवेलेबिलिटी स्टेटस ऑफ इंटरफेसेस, ड्रॉप्स कब अकर हो सकते हैं, स्पीड एंड ड्यूप्लेक्स कब मिसमैच या कैसे आइडेंटिफाई करेंगे आप। टीसीपी प्रोफाइल्स आप कैसे एक ऑप्टिमाइज्ड प्रोफाइल्स को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हो आप। और अगर अगर लोड बैलेंसिंग आपका काम नहीं कर रही है तो फिर उसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा आइडेंटिफाई एंड रिपोर्ट करंट डिवाइसेस, जो एलसीडी पैनल होता है, क्योंकि F5 एक ऐसा डब्बा है, F5 अपने आप में, जिसमें एलसीडी पैनल भी आता है साथ में। आप देखोगे जैसे सिस्को राउटर्स पे कोई एलसीडी पैनल नहीं होता, तो अगर आपको उसका कोई एक्सेस चाहिए फर्स्ट टाइम तो कंसोल एक्सेस चाहिएगा। बट F5 में ऐसा नहीं है। F5 में जब आप F5 का डब्बा परचेज करते हो तो इसके बैक पैनल में एक एलसीडी रहता ही रहता है, एलसीडी पैनल आएगा एक छोटा सा, और उस एलसीडी पैनल में आप देख सकते हो काफी चीजें। तो वो सब चीजें आप यहाँ पे, मतलब वो आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके अलावा नेटवर्क मैप क्या होता है इसमें, और ये सब ये बिग आईपी का पार्ट है, राइट, ये बिग आईपी का पार्ट है पूरा। उसके अलावा फिर यहाँ पे आपका अप्लाई प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू मैनेज द स्टेट ऑफ हाई अवेलेबिलिटी पेयर, तो अच्छे आ गया, अच्छे कॉन्फ़िगर करना आना चाहिए आपको, ठीक है। और फिर उसको एक्टिव स्टैंड बाय फेल ओवर स्टेट में कैसे डालोगे एंड कैसे वैलिडेट करोगे, राइट। कैसे आप किसी एक्टिव यूनिट को स्टैंड बाय यूनिट में फोर्सफुली चेंज कर सकते हो या उसको फोर्सफुली स्टैंड बाय स्टेट में डाल सकते हो। ट्रस्ट स्टेटस क्या है डिवाइसेस के बीच में, क्या एक दूसरे को ट्रस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो सब कैसे आप आइडेंटिफाई करोगे। तो ये भी बिग आईपी का ही पार्ट है, देयर इज नथिंग टू डू विद एलटीएम, ठीक है। फिर मैनेजमेंट आईपी हो गया, सेल्फ आईपी, पोर्ट लॉकडाउन, ये पूरे के पूरे जो टॉपिक्स हैं यहाँ पे, आइडेंटिफाई, मैनेजमेंट, कनेक्टिविटी, कॉन्फ़िगरेशन, अगेन इट्स ऑल अबाउट बिग आईपी। लॉग्स कैसे देखोगे, तो लॉग्स में अब यहाँ पे सब कुछ आ गया। देखो अगर ध्यान से देखोगे एलटीएम के भी लॉग्स आ गए। तो जब तक आप सिर्फ ऑडिट और ये सिक्योर लॉग्स देख रहे हैं तब तक तो बिग आईपी के लॉग्स होंगे, बट जैसे एलटीएम आ जाएगा तो एलटीएम लेवल के भी लॉग्स आ जाएंगे। बट आपको पता होना चाहिए लॉग्स कहाँ पे मिलेंगे आपको, ठीक है। तो लॉग्स को देखना आना चाहिए आपको, तो वो सब चीजें सीखोगे आप। फिर बैकअप आ गया, तो ये भी बिग आईपी का बैकअप है, बिग आईपी के लॉग्स हैं। और उसके बाद यहाँ पे सॉफ्टवेयर इमेजेस, मतलब बिग आईपी की इमेजेस हो गई, क्योंकि एलटीएम की तो कोई इमेज होती नहीं है, डीएनएस की तो कोई इमेज होती ही नहीं है। सो यू गेट इमेजेस ओनली फॉर बिग आईपी, तो यहाँ पे बिग आईपी का इमेज हो गया। तो इमेज को यूज करके आप कैसे उसको अपग्रेड करेंगे, राइट, नए सॉफ्टवेयर इमेज कैसे इंस्टॉल करोगे आप, राइट। और इमेज इंस्टॉल करने से पहले आपको क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, बूट लोकेशंस कैसे डिफाइन करेंगे, या फिर एक नया वॉल्यूम क्रिएट करना है सॉफ्टवेयर इमेज इंस्टॉल करने के लिए, जो हम करते हैं। लेट्स से अभी एक ही वॉल्यूम है आपका, आपके पास एक ही हार्ड डिस्क था और आपने एक वॉल्यूम बना करके उसमें एक इमेज डाल के रखी है। अब ऐसा नहीं है कि जब आप अपग्रेड करोगे तो सेम वॉल्यूम के ऊपर दूसरी इमेज इंस्टॉल कराओगे, नहीं, कभी नहीं करते हम ऐसा। एक नया वॉल्यूम बनाते हैं, उसमें सॉफ्टवेयर इमेज इंस्टॉल करते हैं, सो दैट वी कीप बोथ, सो दैट हमारे पास दोनों इमेजेस हैं। और फिर आप बूट कराओगे नए वाले इमेज के साथ, अगर कुछ इश्यूज आते हैं तो आप वापस बूट करा दोगे पुराने वाले इमेज के साथ में, ठीक है। तो इसलिए दो आपको ये नया जो है यू नो नया वॉल्यूम बनाना पड़ता ही है, इफ देर इज नो एडिशनल वॉल्यूम क्रिएटेड, राइट। पहले से अगर नहीं होगा तो आप बनाओगे। फिर लाइसेंसिंग का आ गया, तो ये भी बिग आईपी का है, राइट। और प्रोविजनिंग कराओगे मॉड्यूल्स की, तो वो सब यहीं पे आ जाएगा आपका, राइट। उसके अलावा एक्सप्लेन ऑथेंटिकेशन मेथड्स, जैसे लोकल यूजर्स, एडमिन यूजर्स की बात कर रहे हैं, ये ऑथेंटिकेशन मेथड्स जो हो रहा है ना, दैट इज यू नो टू टू ऑथेंटिकेट योर
एडमिनिस्ट्रेटर्स, मतलब जब आप बिग आईपी का एक्सेस लोगे, चाहे CLI से लो या GUI से लो, तो उसके लिए आएगा ये। तो कैसे आप लोकल यूजर्स क्रिएट करेंगे, कैसे यूजर प्रॉपर्टी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, फिर रिमोट ऑथेंटिकेशन प्रोवाइडर कौन कौन से ऑप्शंस हो सकते हैं, तो वो सारी चीजें। कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट कॉन्फ़िगरेशन में सिर्फ ये आएगा कि लोकली कैसे आप बना सकते हो यूजर्स एंड ऑल। बाकी AAA के साथ जैसे आप इसको ऑथेंटिकेट करा सकते हो, AD से भी इंटीग्रेट करा सकते हो, तो वो सब चीजें आपके, मतलब वो सारे ऑप्शंस रहेंगे। उसके अलावा DNS NTP SNMP स्लॉक कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, नॉर्मल सर्विसेज हैं, राइट, इनको शेयर्ड सर्विसेज भी बोला जाता है। फिर कन्फिग सिंक रहेगा, कन्फिग सिंक इज पार्ट ऑफ HA, ठीक है। जब आप हाई अवेलेबिलिटी कॉन्फ़िगर करोगे, वहीं पे आपका क्या आ जाएगा, कन्फिग सिंक। तो ये जब आप HA कॉन्फ़िगर करते हो, एक दो डिवाइसेस को जब आप एक HA पेयर में डालोगे, तो होना क्या चाहिए कि अगर आप एक डिवाइस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो, तो दैट शुड गेट सिंक्रोनाइज द विद द अदर यूनिट ऑटोमेटिकली, तो उसको कन्फिग सिंक बोलते हैं। तो आइडियली कन्फिग सिंक आप इंक्रीमेंटल भी रख सकते हो और फुल भी रख सकते हो, कि जब भी कोई चेंज होगा तो फुल अपडेट दूंगा मैं अपने नेबर को। इंक्रीमेंटल भी रख सकते हो कि जो चेंज हुआ है सिर्फ वही अपडेट जाएगा। तो बताऊंगा इसमें कन्फिग सिंक का स्टेटस कैसे, किस तरीके से आप देखोगे, राइट। उसके अलावा फिर यहाँ पे ये थोड़ा सा वर्चुअल सर्वर्स आ गया, कि किस किस तरीके से वर्चुअल सर्वर्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे परसिस्टेंस प्रोफाइल कैसे लगाओगे, अप्रोप्रिएट HTTPS ट्रैफिक, जो इनक्रिप्टेड ट्रैफिक है, अगर डिक्रिप्ट करना पड़े तो वो कैसे करोगे, राइट। तो प्रोटोकॉल स्पेसिफिक प्रोफाइल्स कैसे लगाओगे, या IAP के थ्रू आप कैसे वर्चुअल सर्वर्स को डिप्लॉय कर सकते हो, आई रूल्स को कैसे आप कहाँ पे और कैसे यूज करोगे, राइट। उसके अलावा डिफॉल्ट पूल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑल दैट, वो सब देखोगे आप। तो यहाँ अगर आप देखोगे, फिर उसके बाद ही आ जाता है मैनेज पूल, राइट। सो पूल को कैसे मैनेज करोगे, इंक्लूडिंग लोड बैलेंसिंग एंड ऑल दैट। फिर उसके बाद F5 सपोर्ट के साथ कैसे टिकट ओपन कर सकते हो, लाइसेंसिंग कैसे कराओगे, रीएक्टिवेशन कैसे कराओगे, लाइसेंस को मॉडिफाई कैसे करेंगे। उसके अलावा प्रोसीजरल कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड टू परफॉर्म रनिंग EUD, ये यहाँ पे। इसके अलावा आपका जो रहेगा, फिर आपका आ गया QK व्यू। तो ये भी बड़ा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहता है, QK व्यू। ये इसलिए रहता है, QK व्यू इसलिए इम्पोर्टेंट बोलता हूँ मैं इसको, बिकॉज आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि वेन एवर यू ओपन ए टैकेस विद F5, तो सबसे पहला उनका सवाल क्या होता है, बताएगा कोई? Because you guys are already working on F5 technologies. So whenever you are opening a tag case with F5, what is the first question that they ask you to do? Yeah, QQ file. ASM क्विक व्यू फाइल। हाँ जी, ये है ना। तो सबसे पहले QK व्यू फाइल जनरेट करा के उसको आई हेल्थ पोर्टल पे वो अपलोड करवाते हैं आपसे, राइट। सबसे पहला टास्क यही होता है, वो यही कराते हैं, बाकी सब बाद में देखेंगे, पहले आप बस इतना काम कर दो हमारे लिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है QK व्यू फाइल, तो वो सब देखोगे आप कैसे जनरेट करना है ना। तो फिर आई हेल्थ पोर्टल पे जाकर के उसके रिजल्ट्स कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, एंड सो। फिर उसके बाद ये थोड़ा सा मैं आपको इसके जो F5 के डिफरेंट पोर्टल्स हैं, जैसे डेव सेंट्रल हो गया, आस्क F5 हो गया, आई हेल्थ हो गया, सपोर्ट पोर्टल हो गया, तो ये थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन कौन से पोर्टल्स हैं और किस सिनेरियो में क्या पोर्टल आप यूज कर सकते हो। तो अगर आप देखोगे, काफी हद तक चीजें यहाँ पे क्लैरिफाई हो जाती हैं। मोस्टली जो आपके LTM के टॉपिक्स हैं वो भी यहाँ पे कवर हो जाते हैं, बट नॉट दैट मच इन डिटेल्स, बट बेसिक्स एक तरीके से यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये जो टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ऐसे लगता है खाली बस बिग आईपी का एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सिर्फ बिग आईपी का, बट ऐसा नहीं है। LTM डाला हुआ है यहाँ पे, अच्छा खासा डाला हुआ है, राइट। फिर अगर आप 201 क्लियर कर लेते हो, अच्छा इसमें कोई DNS नहीं था यहाँ पे, APM या ASM ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें, सिर्फ LTM था बिग आईपी के साथ साथ। इसके बाद LTM के कुछ डेडिकेटेड, अच्छा ये एग्जाम अगर आप क्लियर कर लोगे, लेट से क्या 201, तो आप क्या बन जाते हो यहाँ पे F5 CA, सिर्फ CA बनते हो, सर्टिफाइड एडमिनिस्ट्रेटर। बट उसके बाद अगर आपको यहाँ पे CTS बनना है, CTS होता है सर्टिफाइड टेक्निकल स्पेशलिस्ट। अब CTS किस में बनना है, LTM में, तो LTM के एग्जाम दे दो आप। CTS बनने के लिए LTM के दो एग्जाम होते हैं, ध्यान रखना। एक होता है आर्किटेक्ट सेटअप एंड डिप्लॉय, मतलब जिसमें कि मेनली आप डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड चीजें या उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और ये CTS बनोगे सिर्फ LTM में, ध्यान रखना। अगर आपको CTS DNS में बनना है तो DNS का एग्जाम दो फिर आप। ऐसे मान के चलो CCNP राउटिंग स्विचिंग, CCNP वायरलेस, है ना, या CCNP सिक्योरिटी, अलग अलग होता है ना, है तो CCNP वो, बट अगर आपको सिक्योरिटी में CCNP करना है तो सिक्योरिटी का एग्जाम देना होगा ना आपको। ऐसे ही CTS अगर LTM बनना है तो LTM के एग्जाम देने होंगे, या CTS DNS बनना है तो DNS के एग्जाम देना होगा। देखो आप सेलेक्ट करो ये, या ASM बनना है CTS, या APM बनना है ना।
तो ये देना पड़ेगा आपको। तो आप के पास LTM के 2 एग्जाम होते हैं CTS लेवल पे, 301A एंड 301B। जो 301A है ये कॉन्फ़िगरेशन का रहेगा पूरा, मतलब LTM, ऑल अबाउट LTM। और 301B जो है वो भी ऑल अबाउट LTM है, बट सिर्फ ट्रबल शूटिंग यहाँ पे आपको करनी है। तो ट्रबल शूटिंग आप परफॉर्म करना सीखोगे, या सीखोगे नहीं, बेसिकली आपसे जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 301B में, वो ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चंस होंगे आपके। 302 जो है यहाँ पे, ये जो 302 आपको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे DNS का एग्जाम होगा, F5 DNS वाला, तो वो एग्जाम रहेगा यहाँ पे। तो 301A 1B 2 एग्जाम हो गए ये LTM के, और DNS का सिर्फ एक ही एग्जाम है, ASM का भी एक ही एग्जाम है, APM का भी एक ही एग्जाम है। तो ये है, इट्स इक्वल टू CCNP, ये CCNP के इक्वल होगा यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको कंटेंट निकालना हो 301A का, तो यहीं पे देखो, जैसे 201 का ब्लूप्रिंट देखा था, ऐसे 301A का भी आप ब्लूप्रिंट देख सकते हो। तो जब आप 301A का ब्लूप्रिंट ओपन करोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि काफी चीजें ये ओवरलैप कर रही हैं कहाँ पे। मतलब जैसे वहां पे बेसिक्स हमने कवर किए किसमें, टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन में 201 के अंदर, राइट। उसी का एडवांस वर्जन है ये 301A। अगर आप देखोगे, डिटरमाइन which configuration object are necessary to optimally deploy on applications, determine whether or not application can be deployed with only the LTM module provision। मतलब अगर आप कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं तो क्या वो सिर्फ और सिर्फ LTM मॉड्यूल के साथ डिप्लॉय हो सकता है, नहीं हो सकता, या उसको किसी दूसरे मॉड्यूल की भी जरूरत पड़ेगी या नहीं, वगैरह वगैरह। फिर डिप्लॉयमेंट टाइप्स कौन कौन से होते हैं, जैसे 1 आर्म डिप्लॉयमेंट, 2 आर्म डिप्लॉयमेंट, या एन पाथ, डायरेक्ट सर्वर रिटर्न जिसको DSR बोल देते हो। ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स हैं आपके, है ना, जिसमें कि आप LTM को डिप्लॉय करते हो। आइडियली अगर आप देखोगे तो 1 आर्म डिप्लॉयमेंट ही हम यूज कर रहे होते हैं इन मैक्सिमम केसेस। देख लेना आप प्रोडक्शन में देखोगे तो 1 आर्म डिप्लॉयमेंट होता है, कहीं कहीं पे 2 आर्म डिप्लॉयमेंट भी देखने को मिल जाएगा, बट डायरेक्ट सर्वर रिटर्न मैंने नहीं देखा है। मतलब वी कैन डिस्कस, आप हम डिस्कस कर लेंगे यहाँ पे ट्रेनिंग में, बट पॉइंट ये है कि मैंने उसको कहीं प्रोडक्शन में नहीं देखा। मैंने देखा है 1 आर्म डिप्लॉयमेंट या फिर 2 आर्म डिप्लॉयमेंट मैक्सिमम केसेस में। तो ये डिप्लॉयमेंट मेथड्स आ जाएंगे कि F5 को कैसे कहाँ डिप्लॉय करते हो आप। फिर ये आ जाएगा चूज करेक्ट प्रोफाइल्स, है ना, फॉर LTM। तो जब आप एक वर्चुअल सर्वर डिप्लॉय करते हो तो उसके लिए कौन कौन से प्रोफाइल्स आपको यूज करने चाहिए, फिर कौन कौन सी लोड बैलेंसिंग टाइप आपको यूज करने चाहिए किस टाइप के वर्चुअल सर्वर के साथ, राइट। फिर मल्टी टीयर एप्लीकेशंस कैसे आप डिप्लॉय करोगे, राइट। उसके अलावा पैकेट बेस्ड वर्सेस कनेक्शन बेस्ड लोड बैलेंसिंग क्या होती है, कौन कौन सी लोड बैलेंसिंग हमारे पैकेट बेस्ड लोड बैलेंसिंग में आएंगी और कौन सी हमारी कनेक्शन बेस्ड लोड बैलेंसिंग होगी। उसके अलावा आपका यहाँ पे SNAT आ जाएगा जो पहले नहीं था, राइट। उसके अलावा आपके पास अगर मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स हैं तो आपका जैसे एक फ्लो आया या एक कनेक्शन आया, तो उसको कौन सा वर्चुअल सर्वर एंटरटेन करेगा। क्योंकि इफ यू हैव गॉट लाइक, अगर आपने देखा होगा या सुना होगा, व्हेन यू हैव गॉट मल्टीपल पाथ्स अवेलेबल इन द राउटिंग टेबल ऑफ द राउटर, at the end of the day you have to select, your router have to select a single path, a single route to reach destination। तो ऐसे यहाँ पे भी कोई एक वर्चुअल सर्वर तो सिलेक्ट करना होगा। तो अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल सर्वर्स हैं तो उसमें से कौन सा सेलेक्ट करेगा, तो वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर आई रूल्स क्या होंगे, फिर आपका यहाँ पे परसिस्टेंस प्रोफाइल एंड ऑल दैट, वो सब आ जाएगा। IAP आ जाएगा। उसके अलावा आपका सेल्फ IP को कैसे सिक्योर करोगे आप, वर्चुअल सर्वर्स को कैसे सिक्योर करोगे। उसके अलावा आपका बेसिक डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन कैसे आप करने वाले हो, राइट। जैसे कैसे सिंक कराओगे डेट टाइम को, या लिमिट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, कैसे आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को कैसे लिमिट कर सकते हो। वैसे तो ये बिग IP में ही है, बिग IP एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, टीमोस एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, बट यहाँ पे भी डाला हुआ है साथ में। ठीक है, अपग्रेड कैसे करोगे डिवाइस को, वो वहां पे भी था बिग IP एडमिनिस्ट्रेशन में। यहाँ पे तो कुछ टॉपिक्स आप देखोगे तो ओवरलैप भी कर रहे हैं, मतलब काफी कुछ ओवरलैप करेगा इन दोनों के बीच में। मेरा जो पॉइंट है यहाँ पे ये सब बताने का, वो ये है कि जब आप ये ट्रेनिंग हमारे मतलब मेरे साथ कंप्लीट करोगे ना, तो जो मेरे हिसाब से, मतलब मेरे हिसाब से नहीं, इनफैक्ट जब आप ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो आप भी ये अपने आप में डिफरेंसेस देख पाओगे कि अपॉन कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग you can easily attempt 101, that's one thing। second, you can easily attempt 201, आप उसको भी निकाल सकते हो 201 को, and 301A and 302। 301B मैं इसलिए नहीं बोलूंगा
मतलब कर सकते हो उसको भी, बट मैं इसलिए नहीं बोलूंगा क्योंकि ट्रबल शूटिंग देखो प्रोडक्शन में काम करने से आती है। मैं यहाँ पे कितने सिनेरियो बता सकता हूँ, कुछ ही सिनेरियो बता पाऊंगा ना, लिमिटेशंस होंगी मेरी इस ट्रेनिंग में, राइट। 301 ए की ही ट्रेनिंग मिलती है। अगर आप ऑफिशियल ट्रेनिंग की भी बात करोगे ना तो वो 301 ए की ही मिलती है, उसमें कभी 301 बी कंसिडर नहीं करता है F5। वो तो यही सोचता है कि ये तो आपको प्रोडक्शन में काम करने से ही आएगा। तो जो ट्रेनिंग होती है एलटीएम की, ऑफिशियल ट्रेनिंग्स भी वो 301 ए की ही होती है, एलटीएम की ट्रेनिंग होती है, ना कि उसके ट्रबल शूटिंग की। हाँ कुछ चीजें होंगी, सिनेरियोज मैं बताऊंगा, जैसे पैकेट कैप्चरिंग हो गई, कैसे पैकेट कैप्चर कराओगे टीसीपी डंप को यूज करके, फिर वायरशार्क में कैसे एनालाइज करोगे, तो चाहे वो आपको परफॉर्मेंस रिलेटेड इश्यूज हैं उसको कैसे आप ट्रबल शूट करोगे, या फिर लेट्स से कुछ और इश्यूज हैं उसको कैसे ट्रबल शूट करोगे। तो आएगा, ऐसा नहीं कि ट्रबल शूटिंग नहीं है, बट जितना एग्जाम के हिसाब से चाहिए वो उतना यार आपको फिर प्रोडक्शन में थोड़ा काम करना पड़ेगा F5 पे, और उसके बाद ही आप ये एग्जाम अटेम्प्ट कर पाओगे। खाली ट्रेनिंग के भरोसे बैठना थोड़ा मुश्किल काम है ट्रबल शूटिंग के लिए। तो आपको डम्स मिल जाए, आपको डम्स मिल जाएंगे तो शायद आप उससे निकाल लोगे, नहीं तो अगर आपको प्रॉपर खुद से जेन्युइन तरीके से निकालना है देन यू हैव टू स्पेंड सम टाइम इन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट फॉर एलटीएम ट्रबल शूटिंग। उसके बाद ही आप इसको इज पर फिर आप इजीली निकाल पाओगे। ध्यान रखना, अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा आप इजीली इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट मोस्ट इंपोर्टेंटली 301 ए एंड 302 ये 4 एग्जाम आप निकाल सकते हो अपॉन कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग। थोड़ा मतलब अब ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल एफर्ट नहीं लगाओगे तो भी निकाल लोगे, ऐसा नहीं है। जितने एफर्ट मैं लगाऊंगा उससे डबल आपको लगाने होंगे, ठीक है। जितना मैं आपको कराऊंगा उससे डबल चीजें आपको परफॉर्म करनी होंगी, ध्यान रखना। तब आप जाकर के तभी आप ये एग्जाम्स निकाल पाओगे। जैसे मैं बोलता हूं आपको कि टीसीपी पढ़ के आओ, मैं आपको टीसीपी का एक ओवरव्यू दे दूंगा 3 वे हैंडशेक, बट उसके डिटेल में जाना, एकदम डिटेल में चले जाना वो आपका काम रहेगा। मैं बता दूंगा कितना डिटेल में जाना है वो मैं आपको बता सकता हूं, बट आई कैन नॉट स्पेंड दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम ऑन जस्ट टीसीपी, ठीक है। मतलब क्योंकि हमें तो हमारा जो अल्टीमेट गोल है वो बिग आईपी लर्न करने का, ना कि मैं यहाँ पे आपको टीसीपी आईपी मॉडल कराऊंगा। बट क्योंकि मैं फिर भी कुछ चीजें कवर कराऊंगा आपको बेसिक से, तो मैं मेरी लिमिटेशंस में कराऊंगा, बट आपको फिर मैं रिकमेंडेशंस दूंगा कि आपको किस एक्सटेंट तक जाना है टू गेट दीज एग्जाम्स क्लियर्ड। बट पॉइंट ये है, मैं ये आपको समझाना चाह रहा था कि अपॉन कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग यू कैन अटेम्प्ट 101, 201, 301 ए एंड 302। ये इस ट्रेनिंग के बाद आप अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स दैट। अच्छा, अब जैसे सिस्को में सीसीआई टाइप का एग्जाम होता है, जैसे लोग सीसीआई राउटिंग स्विचिंग करते हैं व्हाटएवर, राइट। मतलब अब तो खैर एंटरप्राइज इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वो रिनेम कर दिया सिस्को ने भी, या सीसीआई सिक्योरिटी करते हैं। वैसे यहाँ पे भी एक्सपर्ट लेवल के एग्जाम्स हैं। तो एक तो हो गया आपका 401 सिक्योरिटी, ये देखो आप, जैसे आप ये 401 सिक्योरिटी ऑब्टेन करोगे ना तो नाउ यू बिकम CSE सर्टिफाइड सोल्यूशन एक्सपर्ट। लेकिन यहां पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको CSE बनना है ना, ये वाला CSE सिक्योरिटी, राइट, अगर आपको CSE सिक्योरिटी बनना है तो उसके लिए आपको ये LTM के दोनों एग्जाम देने होंगे, आपको ASM का भी एग्जाम देना होगा, APM का भी एग्जाम देना होगा। कहां पे? CTS में, मतलब ये प्री रिक्विसाइट है। तो ये 301 A, B, 303 एंड 304 ये सारे एग्जाम आपको निकालने होंगे, उसके बाद ही आप 401 एग्जाम बुक करा पाओगे। अगर वो एग्जाम ही क्लियर नहीं हुए हैं तो आप 401 बुक ही नहीं करा सकते, ध्यान रखना है। सो दैट्स दैट। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? अभी मतलब जितना एक्सप्लेन किया उसमें से क्लैरिटी मिली आपको, क्या क्या टॉपिक्स या क्या करने वाले हैं हम यहाँ पे? और सर्टिफिकेशन वैलिडिटी कितना टाइम की होती है? जस्ट सर्टिफिकेट इन एवरी 2 years you will have to recertify it yourself। आपको रीसर्टिफिकेशन करना होगा इन एवरी 2 years, नॉट 3 years। सर्टिफिकेशन में हम लेटेस्ट जो सर्टिफिकेट होगा उसको करेंगे रीअटेम्प्ट या फिर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो? नहीं नहीं नहीं, जो लेटेस्ट होगा। जैसे मान के चलो आपने 301 A 1B दिया हुआ है, अभी 302 दे दो 2 साल के अंदर, तो वो पूरा रिटेन रहेगा आपका पूरा ट्रैक, कंप्लीट ट्रैक। नॉट यू डोंट हैव टू रीअटेम्प्ट ऑल ऑफ द एग्जाम्स, नहीं। तो ऐसे रहेगा, लोग वही करते हैं, मतलब ऐसे ही करते हैं। जैसे एक साल 101 दे दिया, ठीक है, अब उन्हें पता है 101 एक्सपायर हो जाएगा, बल्कि 101 के साथ 201 तो दे ही देते हैं, क्योंकि 101 अकेले देने का कोई मतलब नहीं है। जब तक आपने सिर्फ 101 दिया है यू आर नथिंग एक्चुअली, आपने कोई सर्टिफिकेशन नहीं की है। क्योंकि CA बनने के लिए कम से कम 201 देगा, तो ये दोनों दे देते हैं लोग।
101 201, उसके बाद थोड़ा एक आध साल रुकते हैं और उसके बाद फिर 301 ए देंगे या फिर 302 दे देंगे, राइट, ऐसे करके, या 301 ए बी दोनों दे करके, और उसके बाद 2 साल वेट करके, एक साल वेट करके फिर 302 देंगे, फिर एक साल बाद फिर एएसएम दे देते हैं। मतलब वैसे ही है जैसे सिस्को में है, तो चीजें वैसे ही हैं। ओके, ऑल राइट, ये था कंटेंट जो मुझे डिस्कस करना था आप लोगों के साथ में। तो यहाँ काफी कुछ है, अगर आप देखोगे तो इधर fi.com पे जाकर के काफी चीजें मिल जाती हैं आपको। अब मैं आपको टोपोलॉजी दिखाऊंगा, जिस टोपोलॉजी को यूज करके हम यहाँ पे अपने लैब्स को परफॉर्म करने वाले हैं, राइट। तो सो दैट यू हैव एन आइडिया कि क्या क्या चीजें आप कैसे परफॉर्म करने वाले हो। होल्ड ऑन। F5 ये है एलटीएम की टोपोलॉजी हमारी। एक सेकंड होल्ड करना, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, एंड देन लेट मी गेट दिस ओपन। तो ये F5 LTM की टोपोलॉजी रहेगी। तो अगर आप इस टोपोलॉजी में देखोगे, हमारे दो दो बिग आईपीस हैं, एक डीसी है हमारा बेसिकली, ठीक है। आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ये टोपोलॉजी थोड़ा सा, जिससे कि आप फेमिलियर रहें। ये एक डीसी है राइट साइड में ना, ये वाला, ये वाला जो पोर्शन है डीसी का पोर्शन है। अब एक्चुअल में डीसी में बहुत चीजें आ जाती हैं, बट यहाँ पे मैंने सिर्फ एक एज राउटर रखा है और उसके बाद सीधे बिग आईपीस को ऐड करा दिया। बट प्रोटेक्शन में ऐसा नहीं होता, ये विल कम थ्रू मैनी फायरवॉल्स फर्स्ट। मैनी मतलब कम से कम दो तो रहेंगे डीसी में, एक पेरीमीटर और एक इंटरनल, और जो इंटरनल फायरवॉल रहेगा उसके पीछे फिर बिग आईपी आता है। और बिग आईपी भी कई बार, बिग आईपी के बाद फिर से फायरवॉल आ जाता है। मैंने तो ये भी आर्किटेक्चर देखा है डीसीज में, तीन तीन फायरवॉल आ जाती हैं जब कोई इंटरनेट से आपके एप्लीकेशन सर्वर को एक्सेस कर रहा होता है, तो बीच में तीन तीन फायरवॉल और एक F5 लोड बैलेंसर। हाँ, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है कि सीधे एक डीसी में एज राउटर जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड है आपका, उसके अलावा फिर ये आगे F5 से कनेक्टेड है। इनिशियली मैं एक सिंगल F5 यूज करूंगा, बट जब HA करा दूंगा तो उसके बाद HA में ही हम इसको यूज करेंगे। बैकएंड में हमारे पास टोटल 6 सर्वर्स हैं, ठीक है। ये जो हैं मेरे टोपोलॉजी में ये विंडोज सर्वर्स हैं एक्चुअली, ठीक है। बट आपके टोपोलॉजी में मैं यहाँ पे राउटर डालूंगा जिनको आप एज ए वेब सर्वर यूज करोगे, और 2 विंडोज मशीन होंगी जिनको एज ए एफटीपी सर्वर आप यूज करोगे। तो आपके पास एफटीपी का एप्लीकेशन हो जाएगा डिप्लॉय करने के लिए, और एक एचटीटीपी बेस्ड एप्लीकेशन हो जाएगा, और तीसरा हो जाएगा एचटीटीपीएस बेस्ड। तो एचटीटीपी, एचटीटीपीएस और एफटीपी, ये 3 एप्लीकेशंस आप होस्ट कर पाओगे फॉर टेस्टिंग पर्पसेस इन योर टोपोलॉजी। उसके अलावा भी कुछ चीजें मैं यहाँ पे आपको परफॉर्म करके दिखा सकता हूँ, बट इतना सफिशियंट रहता है। और ये दोनों HA यहाँ पे आप बनाओगे, और फिर यहाँ पे एक क्लाइंट मशीन होगी जो कि इंटरनेट से आएगा, जो क्लाइंट इंटरनेट से आएगा। तो इंटरनेट से ही आप हिट करोगे अपने एप्लीकेशंस को। तो जो हमारा फोकस रहेगा इस टोपोलॉजी में वो ये रहेगा कि यू आर कमिंग फ्रॉम एन इंटरनेट एंड देन यू आर हिटिंग योर एप्लीकेशन सर्वर्स वाया बिग आईपी, ठीक है। तो आप पहले बिग आईपी पे आएंगे, बिग आईपी से फिर आप अपने एप्लीकेशंस को एक्सेस करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे ओवरऑल डायग्राम रहेगा, जिसको यूज करके हम अपने सभी लैब्स को परफॉर्म करेंगे। अब चाहे इसमें आपके क्लाइंट से इनिशिएट हो रहा हो कनेक्शन, या कभी कभी ऐसा भी होगा कि इन सर्वर्स को कहाँ पे जाना होगा, इंटरनेट पे, तो वो भी सिनेरियो हम लेंगे यहाँ पे, कि अगर सर्वर्स को इंटरनेट पे जाना हो, मतलब कनेक्शन कौन इनिशिएट कर रहा है, आपके सर्वर्स, तो वो सिनेरियो भी हम यहाँ पे पिक करेंगे। क्वेश्चंस, कोई सवाल यहाँ इस टोपोलॉजी से? ये जो राउटर से मतलब किस वेंडर करेंगे इस लैब के अंदर? सिस्को के। सिर्फ ये सिस्को के राउटर्स हैं, अगर और मान लीजिए सिस्को कोई का स्विच स्टूडेंट है। अगर जो है, अगर कोई स्टूडेंट अगर मतलब जो भी पार्टिसिपेंट है, अगर वो प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, तो मतलब जो ये खाली आप इमेज देंगे या तो OVF फाइल मिलेगी? नहीं, कोई इमेज, अब वो आपको सर मैनेजमेंट से बात करनी होगी, दैट्स वन थिंग, ठीक है। वो कैसे आपको ये आपके टोपोलॉजी को बिल्ड करने में हेल्प करते हैं, राइट, वो आपको मैनेजमेंट से आपको कंफर्मेशन मिलेगा। बट जहां तक मुझे याद है, या जितना मैं रिकॉल कर सकता हूँ, ये पूरा एक वीएम होगा। ये वीएम आपको दे दिया जाएगा, आप अपने लैपटॉप में उसको पावर ऑन करेंगे, एंड देन यू विल हैव एक्सेस टू इट लाइक दिस।
यू गेट माय पॉइंट? यस। अब ये सिस्को के राउटर्स हैं। एक चीज और ध्यान रखना, आप ये टोपोलॉजी मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। यू वुड हैव एक्सेस टू दिस टोपोलॉजी बट यू कैंट मॉडिफाई इट। ओके, आप मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे इसको। मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि नहीं जी मैं तो ये कनेक्शन निकाल रहा हूँ यहाँ से, या ये स्विच की जगह कोई दूसरा स्विच लगा देता हूँ, या राउटर की जगह यहाँ पे फायरवॉल लगा देता हूँ। नहीं, ये नहीं कर सकते आप। यू हैव एन एक्सेस टू द फिक्स्ड टोपोलॉजी, आप वो कनेक्शंस मॉडिफाई नहीं कर पाएंगे। अच्छी बात यह है कि जब आप अपनी टोपोलॉजी या अपने लैब करोगे ना, यहाँ पे हमारे लैब को एक्सेस करके, बेनिफिट ये मिलेगा कि व्हेन यू सेव योर कॉन्फिग तो यू वुड गेट इट नेक्स्ट टाइम एज इट इज। ठीक है, हाँ बीच बीच में हम रीसेट करते हैं बैकएंड से। हमने अगर रीसेट किया तो यू विल लूज ऑल योर कॉन्फ़िगरेशन, यू विल हैव टू मेक ऑल द कॉन्फ़िगरेशन अगेन। ठीक है, वो एक सेपरेट स्टोरी है। बाकी मैं आपको प्री कॉन्फ़िग दे दूंगा डीसी राउटर की, आईएसपी राउटर की एंड सीई राउटर की। ये 3 राउटर की मैं आपको प्री कॉन्फ़िग दे दूंगा सो दैट you don't fall into any issues when it comes to the Cisco devices। ठीक है, उसके अलावा जो मैंने कहा यहाँ पे जो विंडोज सर्वर्स है, मेरे पास तो ये रियल में सर्वर्स हैं, ये रियल सर्वर्स हैं। आपके केस में ये राउटर्स रहेंगे एक्चुअली। तो इनकी भी मैं प्री कॉन्फ़िग आपको दे दूंगा एज एन ईमेल अटैचमेंट, तो आप वो लोड कर सकते हो एंड दैट्स इट। बस उतना ही करना होगा आपको। ठीक है सर जी। So, in that like scenario, why you are not build any firewall configuration? Because in day-to-day activities, we have the firewall like DMZ or any internal आप firewall. I agree to that, but point is कि you're not learning firewall technology in this training, right? You're learning just that how to work on big IPs. Yeah, sure, sure. All right, guys. So that's it for today. So we have like covered what all things we are going to cover during this training. Okay, और आपको टोपोलॉजी मैंने दिखाई है, आपको कंटेंट आप क्या क्या कर पाओगे अपॉन कंप्लीटिंग दिस ट्रेनिंग, और आपको मैंने ये भी बता दिया है कि you will be using virtual devices, virtual big IPs throughout your lab। यहाँ मैं इधर चैनल कॉन्फ़िगर कर पाऊंगा बट वो एक्टिव नहीं होगा कभी भी, मतलब काम नहीं करेगा वो। तो वर्चुअल डिवाइसेस के लिए इधर चैनल नहीं बना है। इधर चैनल मेंट फॉर फिजिकल डिवाइसेस ओनली। तो फिजिकल डिवाइसेस पे आप इधर चैनल कॉन्फ़िगर कर सकते हो, यहाँ पे नहीं कर सकते। तो ऐसी कुछ चीजें आएंगी जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ठीक है, दिस इज सपोर्टेड ऑन F5 appliances, the hardware devices, but not supported here on in the virtual edition। ठीक है, तो वो मैं आपको डिफरेंशिएट करते चलूंगा साथ के साथ जब मैं टॉपिक्स कवर करूंगा। तो OSI मॉडल, और इसमें ना अब आपको एक्सपर्ट हो जाना है इस OSI मॉडल में। और इनफैक्ट मैं OSI मॉडल नहीं बोलूंगा, मैं TCP IP मॉडल बोलूंगा, क्योंकि अगर आप इनफैक्ट अपने इंटरफेस अपने सिस्टम को IP भी देते हो ना, जैसे आप गए ncp.cpl, एवरीबॉडी नोज दैट। ठीक है, यहाँ आप आ सकते हो। आप जब प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो TCP IPv4 ही दिखाई देगा, कहीं पे आपको OSI नहीं दिखाई देगा, राइट? तो वर्जन IP प्रोटोकॉल वर्जन 4 एंड TCP/IPv4, राइट? मतलब जो यूज हो रहा होता है वो बेसिकली TCP IP मॉडल ही यूज हो रहा होता है आज के टाइम में। ये OSI वगैरह का जमाना गया, अब इसको तो डिस्कस करने का भी कोई बेनिफिट नहीं है। बट मेनली आपको ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर है ना, ये मतलब यहाँ तक तो ठीक है, ये फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, ऊपर वाले जो ये तीनों, इनको अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। देन यू कैन डायरेक्टली टॉक अबाउट द एप्लीकेशन लेयर। अब ऐसा नहीं है कि आपका ऑथेंटिकेशन होता नहीं है, या परमिशंस डिफाइन नहीं कर सकते, या एन्क्रिप्शन नहीं होता डेटा का, या कंप्रेशन नहीं होता है, डिक्रिप्शन नहीं होता, डिकम्प्रेस नहीं होता है। एवरीथिंग हैपेंस, राइट? बट अगर इन दोनों को निकाल दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। और TCP IP मॉडल में वही तो किया है कि नीचे दोनों लिंक, दोनों फिजिकल और डेटा लिंक लेयर को मिला करके लिंक लेयर बताया है, नेटवर्क को इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट को ट्रांसपोर्ट, और ऊपर के जो तीनों लेयर्स हैं उनको कंबाइन करके क्या बोल दिया, एप्लीकेशन लेयर। बट अब चाहे आप TCP IP मॉडल की बात करें, राइट, और चाहे आप OSI मॉडल की बात करें, है तो ये एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल ही ना, एक कॉन्सेप्ट ही तो है ये। मुझे एक बात बताइए आप लोग, राइट, आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन, क्या ये लेयर सच में एग्जिस्ट करती है आपके डिवाइस पे, आपके फायरवॉल पे, आपके लोड बैलेंसर के ऊपर, या राउटर के ऊपर? एक्चुअली कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। एग्जैक्टली। कॉन्सेप्चुअल मॉडल है कि डेटा जो है वो
जब ट्रांसमिट होता है फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एंड तो बेसिकली क्या क्या इट क्या इज कंडीशन, मतलब क्या किस किस फॉर्मेट में हो सकता है, तो वो basically it कंसेप्चुअली defines, right, it defines the way that data, how data is traveling or how data is going from one machine to another machine, right, how data is getting transferred in over the network, right. बस ये वही तो एक्सप्लेन करता है, ये बेसिकली थियोरी ये डिफाइन करता है कि हाउ ट्रैफिक इज रियली गोइंग फ्रॉम वन डिवाइस टू another device, या how traffic is getting exchanged between source and destination, right. ये स्टेप्स हैं जो डिफाइन किए हुए हैं, इन स्टेप्स को हम देखते हैं कि किस स्टेप पे क्या परफॉर्म होता है, बट एक्चुअली ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल इसलिए बोलते हैं हम बिकॉज लेयर नाम की कोई चीज है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है, ये लेयर्स होती ही नहीं है। इंस्टेड ऑफ लेयर्स व्हाट डू वी हैव इज द प्रोटोकॉल, ठीक है, आपको सभी को पता होना चाहिए ये लेयर कुछ नहीं होती है, इट्स ऑल अबाउट द प्रोटोकॉल। सब कुछ प्रोटोकॉल के ऊपर चलता है यहाँ नेटवर्क में, राइट। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं बताएगा कोई? सेट ऑफ रूल्स, सेट ऑफ, है ना, सेट ऑफ रूल्स, उसको हम प्रोटोकॉल बोलते हैं। सो प्रोटोकॉल्स ही परफॉर्म करते हैं, एवरीथिंग इज परफॉर्म्ड बाय द प्रोटोकॉल। उन प्रोटोकॉल्स को इन्होंने इन डिफरेंट कैटेगरीज में डिफाइन किया हुआ है बेस्ड ऑन देयर आई वुड से रिस्पॉन्सिबिलिटीज या बेस्ड ऑन देयर रोल्स। जो प्रोटोकॉल का एक रोल होता है उसके बेसिस पे यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को भी लेयर्स के बेसिस पे डिवाइड किया हुआ है। जैसे आपने सुना होगा एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स कौन कौन से होते हैं, लाइक HTTP, HTTPS, FTP, TFTP, DNS, DSCP, राइट, SSH, टेलनेट, एटसेट्रा एटसेट्रा, सुना होगा ये आपने, राइट, NTP एंड ऑल। फिर उसके बाद आपने सुना होगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे अगर आप देखोगे तो आपका TCP आ जाएगा, UDP आ जाएगा, SCTP आ जाएगा, राइट, बट मेनली TCP एंड UDP। नेटवर्क लेयर पे फिर आप सुनोगे कि ठीक है IPv4 आ गया, IPv6 आ गया, राइट। उसके अलावा फिर आपका यहाँ पे ESP आ जाएगा, GRE आ जाएगा, OSPF आ जाएगा, EIGRP आ जाएगा। सो देयर आर मेनी प्रोटोकॉल्स दैट वर्क एट नेटवर्क लेयर ऑफ द OSI मॉडल। फिर आप देखोगे डेटा लिंक लेयर पे भी कुछ यहाँ पे डिफाइंड हैं चीजें, जैसे इथरनेट हो गया, या फिर ट्रिपल पी हो गया, राइट, या ट्रिपल पी ओवर इथरनेट हो गया, या राइट। तो इस तरीके से आप फ्रेम रिले देख सकते हो, राइट, तो वो आ जाएगा। और MPLS की अगर बात करें तो वो बेसिकली लेयर 2 और 3 के जस्ट बीच में आता है, ठीक है। तो उसको आप क्या बोलोगे, लेयर 2 और लेयर 3 के बीच में, तो लेयर 2.5 प्रोटोकॉल बोल देते हैं। वैसे उसको भी आप लेयर 2 प्रोटोकॉल, एक्चुअली लेयर 3 है। जब आप LDP की बात करोगे, MPLS तो अपने आप में कुछ होता नहीं है, राइट, LDP होता है, तो उसको आप लेयर 3 प्रोटोकॉल बोलोगे। लेयर LDP अपने आप में एक लेयर 3 प्रोटोकॉल है, बट उसका जो फंक्शन है वो एक लेयर 2 है। कैसे? जब आपका डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस पे लेकर के जाएगा वो, तो लेबल लगाएगा, और लेबल में कोई सोर्स IP या डेस्टिनेशन IP नहीं होता, मतलब लेबल के अंदर कोई IP हेडर अटैच नहीं होता, तो वो जो ऑपरेशन है वो लेयर 2 है, राइट। तो बेसिकली जो MPLS होगा वो बीच में आएगा। खैर मैं वहां पे नहीं जाता, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो लेयर्स हैं, layers do not exist anywhere. It's just a conceptual model that we use to understand that how traffic is moving from one device to another device. बाकी तो सब प्रोटोकॉल ही कर रहे होते हैं। जैसे ये ऐसे मान के चलो प्रोटोकॉल्स, जैसे एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है, राइट, क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी किसी कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को हम मल्टीपल पार्ट्स में डिवाइड करके रखते हैं कि जी ये जो सेक्शन है ये सिविक वाला सेक्शन हो गया, ये वाला जो सेक्शन है ये हो जाएगा जिसमें CRPC वगैरह ये सब आ जाता है, मतलब अगर कोई कुछ क्राइम करता है, क्रिमिनल एक लॉज आ जाएंगे, राइट। एक ऐसे और भी दूसरे कैटेगरीज होते हैं, मेडिकल कैटेगरी हो जाएगी एक अलग, ठीक है, मतलब डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। तो यहाँ पे ये कैटेगरीज हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, राइट, और हर कैटेगरी के अंदर अपने क्या है प्रोटोकॉल्स होते हैं जो एक्चुअल में काम कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल्स दिए, राइट। बट हाँ, यहाँ पे इस कैटेगरी को ऐसे ही फॉलो किया जाता है, मतलब हम हमेशा यही बोलेंगे कि सेंडर जब डेटा ट्रांसमिट करेगा अब आएगा आगे, मतलब अब मुझे ज्यादा इसमें टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखोगे सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से,
तो सेंडर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होगा वो डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए, जब भी वो डेटा ट्रांसमिट करेगा, सेंडर की मैं बात कर रहा हूँ, राइट, वो हमेशा एप्लीकेशन लेयर से स्टार्ट करेगा। अच्छा एक चीज और देखो यहाँ पे, ये जो OSI लेयर्स है ना आपकी, राइट, उसके बाद क्या आया, OSI लेयर के बाद DoD मॉडल भी था, और वही आगे चल के क्या बना, TCP/IP मॉडल। ठीक है, तो जो DoD मॉडल है उसको प्रोसेस लेयर बोला ऊपर, और ट्रांसपोर्ट को होस्ट टू होस्ट बोला, नेटवर्क को इंटरनेट बोला, और नीचे डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर को मिला करके नेटवर्क लेयर बोला। आगे चल के इसी को क्या बताया, बनाया हमने TCP/IP मॉडल। ठीक है, बाकी अगर आप देखोगे एप्लीकेशन लेयर पे क्या होगा, एंड यूजर लेयर है ये, मतलब जब एंड यूजर डेटा के साथ इंटरेक्ट करता है तो बेसिकली वो एप्लीकेशन लेयर पे कर रहा होता है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे इट प्रोग्राम दैट ओपन्स दैट वाज सेंट और क्रिएट व्हाट इज टू बी सेंट, है ना। तो या तो यूजर को वो सब दिख जाएगा सामने, ओपन हो जाएगा जो वो देखना चाह रहा था या रिसीव करना चाह रहा था, या फिर वो डेटा क्रिएट करेगा दैट इट वांटेड टू सेंड आउट, है ना। प्रेजेंटेशन लेयर पे, या इसको सिंटेक्स लेयर भी बोल सकते हो आप, डेटा को इनक्रिप्ट करेंगे, डिक्रिप्ट करेंगे इफ नीडेड, मतलब अगर आपने इंक्रिप्शन चलाया हुआ तो इंक्रिप्शन होगा, डिक्रिप्ट करोगे आप। उसके अलावा यहाँ पे कैरेक्टर कोडिंग होगी कि कौन सा कोडिंग आप यूज करने वाले हो, कंप्रेशन, डिकम्प्रेशन, राइट, वो सारा यही प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप देखोगे तो सेशन लेयर पे सेशन एस्टैब्लिशमेंट, मेंटेनेंस एंड टर्मिनेशन, ठीक है, सेशन सपोर्ट, परफॉर्म सिक्योरिटी, नेम रिकॉग्निशन, लॉगिंग, तो जैसे आपने सुना होगा नेट बायोस एंड ऑल, ये कहाँ पे काम कर रहे होते हैं, सेशन लेयर पे, राइट। फिर अगर ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो यहाँ पे एंड टू एंड आपका कनेक्शन या सेशन बनेगा TCP को यूज करके। ट्रांसपोर्ट लेयर पे बेसिकली जरूरी नहीं होता खैर हमेशा आपका एक एंड टू एंड कनेक्शन बने, बिकॉज अगर TCP यूज करोगे तो बनेगा, UDP यूज करोगे तो नहीं बनेगा, सिंपल एज दैट, राइट। तो यहाँ पे TCP हो सकता है, UDP हो सकता है। उसके अलावा नेटवर्क लेयर पे एक चीज और ध्यान रखना, ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप अपने डेटा को या तो डेटाग्राम बोलोगे या फिर सेगमेंट बोलोगे, राइट। मतलब जो यूनिट होती है डेटा की वो या तो डेटाग्राम होती है या फिर क्या होती है, सेगमेंट एक यूनिट होती है। काउंट करते हो ना कि आई हैव सेंट दैट मेनी सेगमेंट्स या फिर आई हैव सेंट दैट मेनी डेटाग्राम्स, तो आप में से कोई बताएगा मेरे को व्हाट इज द डिफरेंस इन बिटवीन दिस सेगमेंट एंड डेटाग्राम। यहाँ ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम कभी कभी जो हमारा पेलोड होगा उसको सेगमेंट बोलते हैं, और कभी डेटाग्राम्स हम बोलते हैं कि नहीं नहीं ये तो डेटाग्राम है। तो बताएगा कोई मुझे कि सेगमेंट एंड डेटाग्राम में क्या डिफरेंसेस हैं। आई थिंक MTU इन्वॉल्व हो जाता है कि अगर मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट यानी कि MTU नेटवर्क लेयर पे आएगा। सेगमेंट का मतलब, डेटा का मतलब ये कि डेटा को अगर आप ब्रेक कर दें तो सेगमेंटेशन हो जाती है, और अगर एक ही चंक में भेजते तो वो डेटा ही होगा। बेसिकली TCP यूज करोगे तो सेगमेंटेशन होती है, राइट, तो उसको आप सेगमेंट बोलोगे, करेक्ट। और अगर आप UDP को यूज करके डेटा ट्रांसमिट करते हैं उसको सेगमेंट नहीं बोलते, हम उसको डेटाग्राम बोलते हैं, इसीलिए उसका नेम भी वैसा ही है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, राइट। और वो सेगमेंटेशन में ट्रस्ट नहीं करता अगर UDP की बात करोगे आप, करेक्ट। तो if you are transmitting data using UDP you will call it datagram, and if you are transmitting data using TCP then you will call it segment, अगर ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें। ठीक है, तो ये जो ट्रांसपोर्ट लेयर है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एंश्योर दैट मैसेजेस आर डिलीवर्ड एरर फ्री इन सीक्वेंस एंड विद नो लॉसेस और डुप्लीकेट। बट ये जो डेफिनेशन और सिर्फ TCP के लिए ही एप्लीकेबल है ना, UDP के लिए नहीं है। So UDP does not provide you all those services which are provided by TCP, and therefore UDP is much faster than TCP. मतलब अगर आप परफॉर्मेंस वाइज इनको कंपेयर करेंगे तो UDP is much faster than TCP. Why? क्योंकि TCP में जब भी डेटा ट्रांसमिट होगा तो सबसे पहले ये एंड टू एंड कनेक्शन बनाता है जिसको हम 3-वे हैंडशेकिंग बोलते हैं, और अगर ये 3-वे हैंडशेक नहीं होता है सक्सेसफुली तो डेटा ट्रांसमिट होगा ही नहीं आपका। TCP का सिंपल रूल है, बट UDP में ऐसा कुछ नहीं होता, राइट। तो UDP में जैसे डेटा आएगा एज इट इज जो सेंडर है उसको आगे ट्रांसमिट कर देगा। जैसे UDP के थ्रू डेटा ट्रांसमिट करना होगा उसको, देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश एनी कनेक्शन, देयर इज नो नीड टू एस्टैब्लिश 3-वे हैंडशेकिंग, वो सब करने की जरूरत नहीं है, राइट।
देन वी हैव गॉट द नेटवर्क लेयर, राइट, पैकेट्स। यहाँ पे आप पैकेट बोलते हो, डेटा की जो यूनिट होती है पैकेट हो जाती है। जैसे ट्रांसपोर्ट लेयर पे आप या तो सेगमेंट बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, डेटा, डेटाग्राम। बट नेटवर्क लेयर पे आकर के वो सेगमेंट भी क्या बन जाता है, पैकेट बन जाता है, जिसको हम आईपी पैकेट बोलना स्टार्ट कर देते हैं। और जो डेटाग्राम था वो भी क्या बन जाता है, आईपी पैकेट। ठीक है, तो आईपी पैकेट बोलोगे वंस एन आईपी हेडर इज अटैच्ड ऑन योर मे बी सेगमेंट या डेटाग्राम, जो भी मिला इसको अपर लेयर से। मैं सेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर रिसीवर रिसीव करेगा तो पहले पैकेट रिसीव करेगा, उसके बाद वो आईपी हेडर हटा के देन ट्रांसपोर्ट लेयर मतलब आगे नेक्स्ट लेयर प्रोटोकॉल को हैंडओवर देगा। फिलहाल आप इसको क्या बोलेंगे, आईपी पैकेट। आईपी पैकेट के अंदर आईपी एड्रेसेस होंगे। एक चीज ध्यान रखना, पैकेट फिल्टरिंग के लिए हमेशा ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर का यूज होता है, राइट। पैकेट फिल्टरिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं हमेशा, बताएंगे। जैसे ECL को आप यूज करते हो कई केसेस में। इनफैक्ट वो ECL का कॉन्सेप्ट यहाँ FI में भी है। जो स्टेटलेस फिल्टरिंग होती है ना, नॉर्मल पैकेट फिल्टरिंग, वो आप FI में भी मतलब बिग IP भी सपोर्ट करता है। इसमें भी आप वो ACL सप्लाई कर सकते हो। आइडियली मैंने देखा नहीं है प्रोडक्शन में किसी को उसको यूज करते हो, बट पॉइंट इज यू कैन डू दैट। ठीक है, तो पैकेट फिल्टरिंग जो होती है हमेशा वो ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर के बेसिस पे कराते हो। और एप्लीकेशन लेवल फिल्टरिंग होगी तो वो तो फिर एप्लीकेशन लेवल पे ही या एप्लीकेशन लेयर पे ही आपको इंप्लीमेंट करना पड़ता है, राइट। बाकी डेटा लिंक लेयर पे अब फिर से ये डेटा को एक एनवेलप में डालेगा और उसको आप फ्रेम बोलोगे। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सी टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर यूजिंग ईथरनेट, तो फिर ईथरनेट हेडर एंड ट्रेलर यहाँ पे लगेगा, राइट। इफ यू आर यूजिंग फ्रेम रिले, तो फिर फ्रेम रिले के अकॉर्डिंग जो हेडर लगेगा वो अटैच होगा। इफ यू आर यूजिंग ट्रिपल पी, तो वो ट्रिपल पी के हिसाब से होगा। एंड इफ यू आर यूजिंग लेट्स से ATM, तो फिर ATM हेडर यहाँ पे लग जाएगा। तो आइडियली जो आपको देखने को मिलने वाला है इन मैक्सिमम केसेस, यहाँ पे ईथरनेट देखने को मिलेगा, राइट। अब क्योंकि आप लोग सभी एक्सपीरियंस हो तो मैं बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम नहीं लगाऊंगा, राइट, या इसको बहुत ज्यादा डिटेल में एकदम नहीं जाने वाला। अब अगर आप फंक्शंस की बात करोगे, फिजिकल लेयर से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ पे। फिजिकल लेयर पे बेसिकली अगर आप बात करोगे तो आपके हब्स, रिपीटर्स, केबल्स, ऑप्टिकल फाइबर, ये सब आ जाता है। मेनली आपके केबल्स आ जाते हैं, पोर्ट्स आ जाते हैं, राइट, फिजिकल लेयर पे। जैसे RJ45 कनेक्टर हो गया, या फिर फाइबर ऑप्टिक में SCLC कनेक्टर्स हो गए आपके, राइट। तो वो थोड़ा आपको आइडिया होना चाहिए कि आपका फाइबर पोर्ट है या फिर नॉर्मल इथरनेट पोर्ट है, राइट। नॉर्मल इथरनेट मतलब कॉपर इथरनेट वाला पोर्ट है जिसमें आप RJ45 कनेक्टर लगाओगे। आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो जिनके पास थोड़ा पैसे की प्रॉब्लम है तो वो ऐसे इंटरफेसेस नहीं लेंगे जहां पे फाइबर ऑप्टिक केबल की जरूरत पड़े। आइडियली वो, क्योंकि 10 गीग तक ईथरनेट से भी कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, मतलब कॉपर वायर से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, तो वो यूज कर लेते हैं 1 गीग 10 गीग वाले पोर्ट। बट उसके ऊपर अगर आप देखोगे 10 गीग के ऊपर जैसे 40 गीग हो गया या फिर 100 गीग वाले इंटरफेसेस हो गए, तो वो तो फिर आपके फाइबर ऑप्टिक मतलब जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स होती हैं उसी के थ्रू आप कनेक्टिविटी दोगे। वहां पे वो कॉपर वायर फेल हो जाती हैं, कॉपर वायर उतना सपोर्ट नहीं कर पाती हैं अभी, ठीक है। तो आइडियली अब आपको ये भी पता करना होगा अपने, जब आप बिग IP परचेज करते हो ना, तो उसके व्हाइट पेपर को रीड करना बहुत जरूरी हो जाता है किसी के लिए भी। इनफैक्ट अगर मैं भी कभी काम कर रहा होता हूँ तो कई बार ऐसा होता है कि एक नया प्लेटफॉर्म जिसको मैंने कभी पहले पास्ट में कभी काम ही नहीं किया, तो मेरे लिए फिर उस समय पे इट बिकम्स रियली इम्पोर्टेंट to read the documentation, to read the white papers for that specific platform। क्योंकि white papers को read करके ही मुझे समझ में आने वाला है कि कौन से कितने पोर्ट्स हैं। वैसे तो अगर मेरे पास फिजिकल एक्सेस होगा तो मैं कर लूंगा, बट आइडियली कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने परचेज किया एंड यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू योर कस्टमर, आप फिजिकली लोकेशन पे अवेलेबल नहीं है। तो बेटर है कि आप पहले से ही रेडी रहें और आप अपने आप पहले से ही रेडी रह करके ये क्या बोल रहा था मैं, आप व्हाइट पेपर्स को रीड करें एंड देन यू गेट टू नो कि कौन से इंटरफेसेस होंगे, कितने फैन होंगे, कितने हार्ड डिस्क होंगे, क्या स्टोरेज है इसका, कितने CPU कोर्स हैं, कितनी मेमोरी है। सो यू कैन गेट टू नो अबाउट एवरीथिंग, और उसके साथ साथ इंटरफेसेस कौन से होंगे, ठीक है।
एक चीज और ध्यान रखना यहाँ पे, जब हम बिग आईपी की बात करते हैं ना, तो आइडियली जो इंटरफेसेस होंगे आपके, वो इंटरफेसेस कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। मतलब वैसे आगे भी आएगा ये आपका, बट अभी बता देता हूँ। जैसे सिस्को में तो क्या होता है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0/1 है ना, ऐसे होता है ना कुछ। कम ऑन, जैसे 0/0 से स्टार्ट किया आपने, फिर गीगाबिट ईथरनेट कभी कभी 1/0/1 से स्टार्ट होता है, याद आया कुछ? या फिर 10 गिग है ना, 10 गिग से भी स्टार्ट होता है, 10 गिग 1/1/1, देन 1/1/2, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, सिस्को में। बट F5 मतलब बिग आईपीज में जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं ना इंटरफेसेस का, वो आप देखोगे ऐसे होता है, 1.1, 1.2, 1.3, राइट। फिर उसके बाद 2.1, 2.2, 2.3 ऐसे होता है, ठीक है। तो 1.4 फिर 2.4 तक मान के चलो, टोटल 8 इंटरफेसेस हैं और 2 स्लॉट हैं। तो ऐसे आपको दिखाई देगा वहां पे, देखना कि 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, इस तरीके से आपको इंटरफेस, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होता है F5 में, बिग आईपी के अंदर। अब बाकी वो 10 गिग वाला है इंटरफेस या 40 गिग वाला है, वो उसके अंदर जाकर के डिटेल्स आप देखोगे तो समझ में आएगा। जब आप इंटरफेसेस की डिटेल निकालते हो तो आपको समझ में आएगा कि वो 40 गिग वाले इंटरफेस है और दे आर 100 गिग इंटरफेसेस या फिर 10 गिग इंटरफेसेस हैं। वो आपको इन इंटरफेसेस के डिटेल में जाना पड़ता है। बट दिस इज हाउ, लाइक दिस इज ए नोमेनक्लेचर, राइट? दिस इज हाउ the interfaces are represented on big IP, like 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4। तो ऐसे देख करके तो समझ में, जैसे सिस्को में इट इज सो इजी। इनफैक्ट अगर आप जूनिपर की भी बात करोगे तो वहां पे भी इट इज सो इजी, क्योंकि इंटरफेसेस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो वैसे ही होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बोला गीगाबिट ईथरनेट, है ना, आपको बोला गीगाबिट ईथरनेट 0/1/1, तो इसका मीनिंग क्या है बताएंगे आप में से कोई? मतलब सीधी सी बात है, 1 गिग को सपोर्ट करता है, राइट, करेक्ट। और अगर यहाँ पे ये 10 से स्टार्ट होगा, 10 गीगाबिट ईथरनेट 1/0/1, तो इसका मतलब ये 10 गिग वाला पोर्ट है। और कहीं कहीं पे अगर 4 लिखा होता है, 4 1/1/1 ऐसे करके लिखा होता है, तो मीनिंग क्या है ये? 40 गिग। मतलब इंटरफेस को रीड करके आपको समझ में आ जाता है सिस्को में कि वो कितने क्या स्पीड सपोर्ट करने वाला है। बट F5 में ऐसा नहीं होता। यहाँ पे निमेट नॉर्मली मतलब ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं इंटरफेसेस को। जब आप लॉगिन करते हो ना डब्बे के ऊपर, तो आपको इंटरफेसेस ऐसे ही दिखने वाले हैं। बाकी वो 10 गिग वाले हैं, 40 गिग वाले हैं या 1 गिग वाले हैं, वो आपको फिर इंटरफेस के डिटेल में जाकर के ही कंफर्मेशन मिलेगी। एनी क्वेश्चन सो फार, मतलब जो अभी अभी तक मैंने एक्सप्लेन किया आप लोगों को? क्योंकि पोर्ट्स वगैरह में यही सब चीज आ जाती है ना। अब यहाँ पे वही पोर्ट्स की ही बात हो रही है, केबल्स की ही बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से केबल आपको यूज करने हैं, है ना। सिंगल मोड, मल्टी मोड, अगर फाइबर फाइबर की बात करोगे, ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करोगे, तो वहां पे फिर सिंगल मोड, मल्टी मोड वो सब आ जाएगा। डीसीज के अंदर सिंगल मोड तो कम ही देखने को मिलेगा, रेयरली कभी देखने को मिलेगा, मल्टी मोड ही देखने को मिलने वाला है आपको। तो मल्टी मोड ही यूज करोगे आप डीसीज के अंदर, क्योंकि सिंगल मोड तो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए यूज करते हैं। तो इन मोस्ट केसेस आपको ये मल्टी मोड ही मिलने वाला है, ठीक है। तो पता होना चाहिए आपको। और बाकी हब, रिपीटर्स, ये सब की जरूरत नहीं है, स्विचेस ही तो यूज करते हैं हम। और वैसे भी मैं बता देता हूँ, आइडियली डीसीज के अंदर जब आप F5 बिग आईपी लगाते हो ना, तो 2 तरह के स्विच आपको देखने को मिलेंगे अपने डीसीज के अंदर। मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगा नेक्सस, और नेक्सस लगा ना तो नेक्सस में आपको मिलेगा वीपीसी वहां पे। यू गेट इट? समझ आया? अगर नेक्सस है तो वहां पे क्या मिलने वाला है आपको? वीपीसी। और वीपीसी मिलेगा तो फिर मल्टी चेसी इधर चैनल चलेगा, लगा के रखेंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इसको बिल्ड करोगे। तो उस केस में क्या होता है कि ठीक है, अगर आपके पास 2 चेसी हैं स्विचेस की, जैसे ये स्विच 1 और स्विच 2, और ये आपका बिग आईपी 1 है, राइट, बिग आईपी 1। तो हम क्या करते हैं, एक एक लिंक इधर से आएगा, एक लिंक इधर से आएगा, इसको बंडल कर देंगे यहाँ पे, और इधर ये बंडल हो जाता है क्योंकि वीपीसी चला हुआ है। ऐसे ही जो बिग आईपी 2 होगा,
जो नेक्सस स्विचेस होंगे वहां से लेकर के आओगे लिंक, और इसको ऐसे बंडल कर दोगे, ऊपर इन दोनों को बंडल कर दोगे, और यहाँ पे क्या चला लोगे, क्या चलाएंगे, यहाँ पे वीपीसी चल ही रहा होगा ना, वो वीपीसी लिंक होगा एक इनका। तो वीपीसी के थ्रू आप ये कनेक्टिविटी देते हो, और फिर इसको भी किस में यूज कर लेते हो आप, एक्टिव स्टैंड बाय में। तो एक डेडिकेटेड लिंक यहाँ ले लेते हैं फेल ओवर के लिए। वैसे जरूरत नहीं है, जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं सेम उनको भी आप फेल ओवर के लिए यूज कर सकते हो। या तो डेडिकेटेड लिंक ले लो जिससे कि वो फेल ओवर डेटा या जो भी सिंक्रोनाइजेशन होता है वो उस डेडिकेटेड लिंक से जाए, नेटवर्क इंटरफेस से ना जाए, ताकि आप वाया स्विचेस जो नेटवर्क इंटरफेसेस हैं उसके थ्रू भी करा सकते हो। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट आप ये ट्रंक बना लेते हो। क्या बना लेते हो, ट्रंक। और फिर यहाँ पे मल्टीपल वीलेंस, मतलब इधर भी आप मल्टीपल वीलेंस को अलाउ करोगे और इधर आप मल्टीपल वीलेंस यूज करोगे। जैसे एक वीलेन का यूज आप अपने वर्चुअल सर्वर के लिए कर सकते हो, एक वीलेन का यूज आप अपने सर्वर्स को, जो बैकएंड सर्वर्स हैं उनको प्लेस करने के लिए यूज कर लोगे, एक वीलेन आप आउटसाइड नेटवर्क पे जाने के लिए यूज कर लोगे, वगैरह वगैरह जो भी है। मैंने देखा है 7, 8, 10 वीलेंस एक ही बिग आईपी के ऊपर। वो डिपेंड करता है कि कितने डिपार्टमेंट है, कितने सेगमेंट्स में आपको उसको डिवाइड करके रखना है। वैसे कोई मैं मतलब आई विल नॉट पास एनी कमेंट कि 6 वीलेंस होनी चाहिए, 10 वीलेंस होनी चाहिए, बिकॉज दैट्स नॉट द केस, राइट। आपका सिंगल वीलेन से भी काम चलता है। जैसे जो सिंगल आर्म डिप्लॉयमेंट होती है उसमें एक ही विलेन आप क्रिएट करके रखो, उसी में आपका इंटरनल नेटवर्क होगा, उसी में एक्सटर्नल होगा, उसी में वर्चुअल सर्वर्स होंगे, सब कुछ उसी में होगा। तो ऐसा कोई रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा कि कितने विलेन बनाने, बट दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया ये प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से था। ये कितना विलेन सपोर्ट करता है, ये सपोज इस पे 100 बना सकते हैं, 2 बिल्कुल बना सकते हो, और ये उसके लिए व्हाइट पेपर बनाओगे कि मैक्सिमम कितने विलेन क्रिएट कर सकते हो आप, राइट। वो व्हाइट पेपर हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग लिमिटेशन रहेगा। जैसे आपने देखा होगा कैटलिस्ट स्विचेस में भी कि मैक्सिमम कितने विलेन वो सपोर्ट करता है, राइट। वैसे रेंज तो होती है 1 से लेकर के 4094 तक, राइट, बट मैक्सिमम कितने विलेन क्रिएट कर सकते हो वो हर एक प्लेटफॉर्म का अपना अलग रहेगा। सेम F5 में भी रहेगा कि हर प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी एक लिमिट रहेगी कि मैक्सिमम कितने विलेंस आप उसके ऊपर क्रिएट कर सकते हो। मेक सेंस? यस यस। तो प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक है ये। ओके तो फिजिकल लेयर पे तो मुझे आई थिंक ज्यादा टाइम मतलब आपको भी ज्यादा ना तो क्वेश्चंस होंगे और ना ही मतलब जो बताना था कि इंटरफेसेस कैसे रिप्रेजेंट होते हैं F5 में वो मैं आपको बता चुका हूँ। और बाकी 1 गिग और 10 गिग वाले इंटरफेसेस काफी देखने को मिलेंगे आपको आजकल। जो वैसे फेमस है ज्यादा वो 10 गिग वाले इंटरफेसेस हैं, चाहे वो कैटलिस्ट स्विचेस हो जाएं। कैटलिस्ट स्विचेस में तो खैर 1 गिग वाले भी आते हैं, जैसे 9300 वगैरह में देखोगे, 9200 में, क्योंकि वो एक्सेस स्विचेस में कंसीडर होते हैं। तो जो एक्सेस स्विचेस होंगे वो वहां पे 1 गिग वाला देखने को मिलेगा। बाकी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन स्विचेस या कोर स्विचेस हो गए या जो हाई एंड स्विचेस होंगे, राइट, वहां आप देखोगे कि वो 10 गिग वाले इंटरफेसेस को काफी 10 गिग वाले इंटरफेसेस होते हैं। तो आजकल जो अब आजकल का जो सिनेरियो है उसके हिसाब से क्या होता है कि हम अगर डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करते हैं, जैसे स्विच से, कोर स्विचेस से मुझे लोड बैलेंसर को कनेक्ट करना है, तो आइडियली हम प्रेफर करेंगे 10 गिग या 40 गिग। ऐसे ही अगर एक फायरवॉल होगी, फायरवॉल हमारी मान लो हाई एंड फायरवॉल है, उसको भी मुझे कोर स्विच से कनेक्ट करना है, तो वहां पे भी हम या तो 10 गिग प्रेफर करेंगे या फिर 40 गिग प्रेफर करेंगे। और 40 गिग में भी बंडलिंग करा के उसको 80 गिग कर लेते हैं फिर हम, मतलब डिपेंड्स, राइट। तो बट हाँ ये है कि आजकल अगर आप देखोगे तो या तो 10 गिग आप यूज करते हो या फिर 40 गिग। अब आते तो 100 गिग भी हैं, बट वो डिपेंड करता है कि आपका यूसेस क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके हिसाब से फिर देन यू डिसाइड कि whether you need to go with 40 gig or 100 gig, ठीक है। तो दैट्स दैट। उसके बाद अब यहाँ पे बात करेंगे हम डेटा लिंक लेयर की। अब डेटा लिंक लेयर पे देखो, ध्यान से देखना, एक तो इथरनेट स्विच की अगर हम बात करें, राइट, इथरनेट स्विच। तो इथरनेट स्विच जो है बेसिकली वो आप मान के चलो, अगर हम इथरनेट स्विच की बात करते हैं तो वो आइडियली डेटा लिंक लेयर पे काम करता है, अनलेस इट इज ए लेयर 3 स्विच, है ना, या लेयर 4 स्विच हम जिसको बोल देते हैं MLS, मल्टी लेयर स्विच। नॉर्मली जो लेयर 2 इथरनेट स्विचेस होंगे वो डेटा लिंक लेयर पे ही काम करते हैं, और मेनली ये जो स्विचेस होंगे वो मैक एड्रेस टेबल बिल्ड करेंगे और मैक टेबल के बेसिस पे ही डेटा को फॉरवर्ड करते हैं। वीलेंस क्रिएट कर पाते हो आप इन स्विचेस के ऊपर, जो लेयर 2 स्विचेस होंगे वीलेन क्रिएट करेंगे, इंटरफेसेस को वीलेंस में डालोगे। बाय डिफॉल्ट आपका डेटा एक विलेन से दूसरे विलेन में नहीं जाएगा, और जो डेटा फॉरवर्डिंग होगी वो हमेशा बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन मैक एड्रेस के MAC address होगी. So whenever a frame is arrived on layer 2 switches,
इट विल ऑलवेज टेक अ लुक एट द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। अब या तो मैक एड्रेस मैक टेबल में होगा या नहीं होगा, राइट? ऐसा ही होता है ना भाई। स्विच ने एक फ्रेम रिसीव किया, अपॉन रिसीविंग ए फ्रेम then switch is going to read the Ethernet header, out of which it will pick destination MAC address and then it will look up its MAC address table. वैसे ध्यान रखना, जो switches होते हैं, switches will read the source MAC address and destination MAC address both. आप बताएंगे why it is important for switches to read source and destination MAC addresses both? क्योंकि lookup तो सिर्फ destination के लिए होता है, but ये source MAC address भी read करता है। तो can anyone explain कि source MAC address क्यों read होता है किसी भी Ethernet switch के ऊपर? क्योंकि सेम आपका FI भी या बिग IP भी सेम ही परफॉर्म करेगा whenever it receives a frame, ठीक है? तो ये भी वैसे ही काम करेगा, मैक एड्रेस टेबल ये भी बनाता है, ठीक है? अब सवाल ये है कि whenever you receive a frame, ideally only destination MAC address is needed, but आपने देखा होगा कि साथ में source MAC address को भी read करते हैं। So what is the purpose of reading the source MAC address? ताकि ARP टेबल बिल्ड हो जाए और जब नहीं, ARP is totally different, sir. अभी let's talk about the MAC address table. ARP is totally different. ARP का तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, वो तो लेयर टू स्विच पे बनता ही नहीं है। अगर आपका लेयर टू स्विच है ना, मैक एड्रेस टेबल बिल्ड होगा Exactly. ताकि कौन से इंटरफेस पे सोर्स आ रहा है। एग्जैक्टली तो आपने देखा होगा एक मैक एड्रेस टेबल बिल्ड होती है आपके स्विचेस के ऊपर, राइट? तो वो मैक एड्रेस टेबल में आप देखोगे तो आपका इंटरफेस आईडी होती है, वीलेन आईडी होती है, मैक एड्रेस, राइट? कि ये मैक एड्रेस इस इंटरफेस पे हमें लर्न हुआ। तो मैक एड्रेस टेबल को बिल्ड करने के लिए, मैक एड्रेस टेबल में मैक एंट्रीज को रिटेन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, राइट, ऐड करने के लिए आपको सोर्स मैक एड्रेस रीड करना जरूरी है। मतलब स्विचेस के लिए सोर्स मैक एड्रेस को रीड करना जरूरी है। कुछ ऐसे मान के चलिए आप, लेट्स से देयर इज ए मशीन, राइट, एंड दैट्स कनेक्टेड टू ए स्विच, और स्विच के किसी पोर्ट पे कनेक्टेड है। तो जब यहाँ पे कोई फ्रेम रिसीव होगा ना स्विच को, तो स्विच इमीडिएटली यहाँ पे एक मैक एंट्री क्रिएट करेगा कि ये जो मैक एड्रेस है, लेट्स से इट वाज ए, तो ये बोलेगा कि जो ए मैक एड्रेस है वो 0/1 से कनेक्टेड है और लेट्स से बाय डिफॉल्ट विलेन 1 का मेंबर था ये। तो ये एंट्री आपके मैक टेबल में आ जाती है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखना, एक और टर्मिनोलॉजी होती है मैक एड्रेस टेबल के केस में जिसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस एजिंग टाइम। क्या होता है? एजिंग टाइम। बताएंगे कितना होता है बाय डिफॉल्ट? वो 300 सेकेंड्स। 300 सेकेंड्स का मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे? 5 मिनट्स, राइट? मैक एड्रेस एजिंग टाइम होता है। इसका मीनिंग ये होगा कि अगर 5 मिनट्स तक यहाँ पे कोई डेटा रिसीव नहीं होता है मैक एड्रेस ए से, किस पोर्ट के ऊपर? 0/1 पे, तो आफ्टर 5 मिनट्स दिस एंट्री विल बी रिमूव्ड। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर ये मशीन कनेक्टेड है ये पोर्ट के ऊपर, तो फिर वाई आर वी गेटिंग दैट एंट्री रिमूव फ्रॉम द मैक एड्रेस टेबल? ऐसा नहीं होना चाहिए। सो टू मेंटेन दिस एंट्री, ये क्या करता है, जब भी फ्रेम आएगा तो उसका सोर्स मैक एड्रेस रीड करेगा सो दैट इट कैन रिफ्रेश दिस एंट्री एंड इट विल मेंटेन दैट एंट्री इन इट्स मैक एड्रेस टेबल, राइट? तो ये आपको आइडियाज यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है? अब ये तो मैक एड्रेस टेबल का बताया कि लेयर 2 स्विचेस हमेशा मैक एड्रेस टेबल बनाएंगे। अब यहीं पे लेयर 2 पे ही एक और प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ये भी लेयर 2 पे ही काम कर रहा होता है, मतलब डेटा लिंक लेयर पे काम कर रहा होता है, राइट? तो ARP जो होगा या ARP जो प्रोटोकॉल होगा वो सिर्फ वो डिवाइसेस के ऊपर काम करता है जहां पे इथरनेट इंटरफेस होगा और उसके ऊपर IPv4 एड्रेस भी कॉन्फ़िगर्ड होगा। ध्यान रखना, ARP प्रोटोकॉल इज नॉट एप्लीकेबल फॉर IPv6। मतलब अगर आप IPv4 यूज नहीं कर रहे हैं, लेट्स से यू आर यूजिंग IPv6, then there will not be any use of ARP protocol. ARP is not applicable for IPv6. ध्यान रखना, I mean all of you, okay? So ARP is is applicable only when you are having an Ethernet port as well as an IP address configured on top of that. ठीक है? कभी कभी ऐसा होगा कि SVI बनाओगे, SVI का मीनिंग समझ गए होंगे आप लोग, लाइक व्हेन यू एलोकेट एन IP एड्रेस टू ए VLAN, तो भी आप देखोगे कि वहां पे क्या बनेगी? ARP टेबल, ठीक है? क्योंकि अल्टीमेटली वो भी तो इथरनेट पोर्ट से ही मतलब उसमें भी वो इथरनेट पोर्ट की तरह ही काम करता है, SVI भी, ठीक है? जिसको आप स्विच वर्चुअल इंटरफेस बोलते हो। पॉइंट ये है, ARP टेबल जैसे आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, आप अपनी मशीन पे भी देखोगे वहां पे भी क्या बनती है? ARP टेबल। बट ये कब बनेगी? इफ यू हैव एन IPv4 एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड ऑन योर NIC कार्ड। आप देखोगे वो वहां पे जो हम यूज कर रहे होते हैं वो इथरनेट टेक्नोलॉजी ही यूज कर रहे होते हैं, राइट?
Since we are using the Ethernet technology, so IPv4 address has to be configured on that Ethernet port. आप जब Ethernet पोर्ट के ऊपर ये IP एड्रेस एलोकेट करते हो तो आपका डिवाइस एक ARP टेबल बनाएगा, हमेशा बनाएगा, और अपनी एंट्री तो इमीडिएटली वहां पे ऐड कर देगा, लोकल एंट्री तो इमीडिएटली ऐड कर देगा, बट उसके बाद फिर उसके बाद देखोगे तो फिर वो रेजोल्यूशन होता है, लाइक व्हेन एवर यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विद एनी अदर IP एड्रेस विद इन द ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो जैसे आप किसी दूसरी मशीन से बात करने का ट्राई करते हो विद इन ए VLAN, या उसको आप बोलोगे विद इन ए ब्रॉडकास्ट डोमेन, तो फिर वो ARP रिक्वेस्ट जाएगी, फिर वहां से ARP रिप्लाई आएगा, राइट। बट ARP जो प्रोटोकॉल है मेनली कब अप्लाई होगा, ये जब आपके पास कम से कम एक इथरनेट पोर्ट होगा और एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड होगा उस इथरनेट पोर्ट के ऊपर। हो सकता है SVI हो, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट इथरनेट होना चाहिए। अब जैसे आपका डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो यहाँ पे ARP टेबल बनेगी, फायरवॉल है, इथरनेट पोर्ट है, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर्ड है, ARP टेबल बनेगी। अब इथरनेट में ऐसा नहीं है कि कॉपर केबल की मैं बात कर रहा हूं कि आपको हमेशा कॉपर वायर यूज करना होगा। इथरनेट में क्या यूज कर सकते हैं आप? ऑप्टिकल फाइबर केबल भी यूज हो सकती है ना। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? इथरनेट में ऑप्टिकल फाइबर यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? We can use this one. है ना, हाँ वी कैन यूज, मतलब वो भी तो इथरनेट पोर्ट ही होते हैं ना, क्यों गौरव? भास्कर, भास्कर, डू यू गेट इट? Yes, sir. Okay, great. So that's where the ARP will take place, right? और ARP will come into the picture. उसके अलावा तो ARP, जैसे अगर हम layer 2 switches की बात करें and there is no IP address configured, you have the layer 2 switch, it will build the MAC address table, but it will not build an ARP table unless an IP address is configured. हाँ, जैसे ही आप layer 2 switch को एक IP address देते हो, IP address दिया तो फिर frame generate कर सकता है ना वो खुद से। अगर उसके ऊपर कोई IP नहीं है तो फिर कोई पैकेट कभी आएगा ही नहीं ना, उसको ना तो वो रिसीव करेगा ना सेंड करेगा, राइट। हाँ, एज ए ट्रांजिट डिवाइस वो क्या करेगा, फ्रेम आया और उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा, और फ्रेम फॉरवर्डिंग इज सो इजी बेस्ड ऑन द मैक एड्रेस टेबल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपने सुना होगा एक फ्लडिंग का भी कॉन्सेप्ट आता है इथरनेट स्विचेस पे, अ नॉन यूनिकास्ट फ्लडिंग। यू रिसीव्ड ए यूनिकास्टेड फ्रेम बट सिंस द डेस्टिनेशन मैक एड्रेस वाज अननोन टू अस, तो फिर यहाँ पे देखिए, ठीक है। So ARP, I don't think that you should be having any question around ARP, ठीक है। और ARP रेजोल्यूशन तभी होता है when you don't have the destination MAC address. आपके पास IP है but you don't have the destination MAC address, तो IP से MAC में रिजॉल्व करने के लिए आप ARP यूज करेंगे। वैसे MAC से IP भी रिजॉल्व कर लेता है, उसके लिए रिवर्स ARP होता है, RARP जिसको आप बोल देते हो। उसके अलावा भी कुछ चीजें होती हैं जो आप पढ़ लेना, जैसे ग्रेशियस ARP, जिसको कहीं कहीं पे GARP लिखा होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि GARP का क्या रोल होता है। उसके अलावा एक और होता है प्रॉक्सी ARP, तो वो भी पढ़ लेना आप, क्योंकि एग्जाम में वो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो खाली ARP से ही क्वेश्चंस नहीं आएंगे, GARP से भी रिलेटेड आ सकता है, प्रॉक्सी ARP से भी आ सकता है, और RARP रिवर्स ARP जिसको हम बोलते हैं उससे भी आ सकता है। तो एक बार प्लीज उसके गो थ्रू हो जाना आप, और अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है देन लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। मतलब टुमारो का मीनिंग होगा नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा मैं आपको। फिर यहाँ पे एक मैक एड्रेस होता है लेयर 2 पे, बताया था मतलब आपको पता होना चाहिए 48 बिट्स का होता है, जिसमें कि फर्स्ट 24 बिट्स OUI असाइंड होगा, उसके बाद लास्ट वाला जो 24 बिट्स होगा वो वेंडर असाइंड होगा, ठीक है। तो हर एक इथरनेट पोर्ट के ऊपर अपना उसका एक मैक एड्रेस रहेगा, ये ध्यान रखना। हर एक इथरनेट पोर्ट के ऊपर कोई भी इथरनेट पोर्ट होगा, मैक एड्रेस तो निकल आएगा वहां पे, वेंडर असाइन करते हैं। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है ब्रॉडकास्ट डोमेन का लेयर 2 पे, क्योंकि जो ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है एक लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन रहेगा और एक लेयर 3 रहेगा। फिलहाल क्योंकि हम डेटा लिंक लेयर की बात कर रहे हैं तो लेयर 3 ब्रॉडकास्ट डोमेन की हम यहाँ पे कोई बात नहीं करेंगे। लेट्स टॉक अबाउट द लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन। लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है कि लेट्स से यू सेंड ए फ्रेम and then frame needs to be flooded out। तो जब आपका एक फ्रेम एक डिवाइस फ्लड करता है या ब्रॉडकास्ट करता है, राइट, देन
all the devices which received a copy of that frame will be considered as part of single broadcast domain. जैसे ये जो एग्जांपल है लेफ्ट वाला, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन, इसमें कोई भी एक पीसी एक ब्रॉडकास्टेड फ्रेम जनरेट करेगा ना, तो वो हर एक डिवाइस यहाँ पे हर एक कंपोनेंट रिसीव करने वाला है, तो आप इसको क्या बोलोगे, एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन। बट क्योंकि अगर आपने बीच में राउटर लगा दिया यहाँ पे, अब लेफ्ट साइड वाला जो पीसी अगर वहां से कोई फ्रेम जनरेट होगा, वो फ्रेम ब्रॉडकास्ट किया आपने, वो फ्रेम अब राउटर को क्रॉस करके दूसरे वाले ब्रॉडकास्ट डोमेन में एंटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि बीच में राउटर है। राउटर लेयर 2 ब्रॉडकास्टेड फ्रेम्स को रोक देगा, ये ब्रेक कर देगा आपके ब्रॉडकास्ट डोमेन को। अब ऐसा नहीं होता कि लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करने के लिए हर जगह पे आप राउटर लगाओ, देन योर सोल्यूशन विल बिकम सो एक्सपेंसिव। ठीक है, इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए VLAN का कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे कि रादर पुटिंग ए राउटर इन बिटवीन, यू कैन यूज VLANs फॉर ईच ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो यू कैन break your larger broadcast domains into smaller pieces of broadcast domain by the help of VLANs. बट ध्यान रखना, जब आप VLANs की हेल्प से ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करते हो तो ये सिर्फ लेयर 2 पे ब्रेक होता है, सिर्फ लेयर 2 पे। लेयर 3 पे ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करना है तो आईपी सबनेट्स यूज करते हैं हम। क्या यूज करते हैं? आईपी सबनेट्स। ठीक है, और उन आईपी सबनेट्स के बीच में राउटिंग कराने के लिए ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या करते हैं, वैसे मैं बता देता हूँ आपको, इवन व्हेन यू आर ब्रेकिंग अप योर लेयर 2 ब्रॉडकास्ट डोमेन यूजिंग VLANs, then what do you do is that for each VLAN you will have a unique IP subnet allocated, right? ऐसा ही करते हैं ना प्रोडक्शन में कि हर एक VLAN का अपना एक यूनिक IP सबनेट होता है। Do you all agree with this statement or not? कि प्रोडक्शन में हर VLAN का अपना एक यूनिक IP सबनेट होगा, राइट? अब कई बार सवाल ये आता है कि VLAN बनाने की जरूरत क्या है, खाली IP सबनेट ही डिफरेंट रख लो हर एक डिपार्टमेंट का, उससे क्यों नहीं चल जाता काम, VLAN क्यों बनाए? Sometimes people might ask you this question as well कि मैं VLAN क्यों बनाऊं, IP सबनेट ही डिफरेंट यूज कर लेते हैं। देखो फिर भी अगर आप IP सबनेट डिफरेंट यूज करोगे तो भी ब्रॉडकास्ट डोमेन एक ही रहेगा। व्हाई? लेट्स से वन ऑफ द मशीन जनरेटेड ए ब्रॉडकास्टेड मैसेज और ब्रॉडकास्टेड फ्रेम, तो वो हर एक जगह पे जाएगा रिगार्डलेस हैविंग एनी IP एड्रेस, मतलब डिस्पाइट हैविंग एनी IP एड्रेस फ्रॉम एनी IP सबनेट, वो हर मशीन पे जाने ही वाला है, क्योंकि फ्रेम ब्रॉडकास्ट होगा तो सभी पे जाएगा। अब उसको रोकने के लिए कि सभी पे ना जाए, हम क्या कर सकते हैं, नेटवर्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन्स में हम डिवाइड कर सकते हैं उसको बाय द हेल्प ऑफ VLAN। तो यहां मेनली हम VLANs के अराउंड प्ले करते हैं, राइट? बाकी VLAN क्यों यूज करते हैं वो एक दिया हुआ है, मैं तो आई एम प्रीटी मच श्योर कि एवरीवन लाइक ऑल ऑफ यू आर प्रीटी मच फैमिलियर विद VLAN रिक्वायरमेंट एंड सो कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स आप यहाँ पे रीड कर सकते हो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। जैसे इफ यू हैव मोर देन 200 डिवाइसेस ऑन योर लेन, तो आपको फिर VLAN बना लेने चाहिए, या फिर आपके नेटवर्क में बहुत ज्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो रहा है तो भी आपको VLAN से डिवाइड कर लेना चाहिए ब्रॉडकास्ट डोमेन्स को। ठीक है, आपको ग्रुप्स ऑफ यूजर को, मतलब कुछ ग्रुप्स ऑफ यूजर्स हैं जिनको ज्यादा सिक्योरिटी चाहिए, तो आप उनको डिफरेंट VLANs में डाल सकते हो। ठीक है, group of user needs to be on the same broadcast domain because they are running the same application. An example would be company that has VoIP phone. These users using the phone could be on different VLAN, not with the regular users. वैसे ही होता है, VoIP के लिए हम हमेशा एक different VLAN यूज करते हैं, और जो नॉर्मल आपके लैपटॉप्स डेस्कटॉप्स होंगे उनके लिए डिफरेंट VLANs यूज करेंगे। इनफैक्ट कई बार तो हम प्रिंटर के लिए भी एक डिफरेंट VLAN यूज कर लेते हैं, मतलब IoT डिवाइसेस के लिए उसमें प्रिंटर्स एंड ऑल सब कुछ आ जाता है, आपके IoT कैमरास आ जाते हैं, प्रिंटर्स आ जाते हैं। वैसे डिपेंड करता है हाउ पीपल आर थिंकिंग टू कंस्ट्रक्ट देयर नेटवर्क। VLAN को आप ऐसे भी बोल सकते हो कि VLAN helps you to divide a single physical switch into multiple virtual switches, क्योंकि at the end of the day आप ऐसे भी बोल सकते हो कि one VLAN is equals to one virtual switch। ठीक है, अच्छा, खाली सबनेटिंग से काम क्यों नहीं चलेगा वो मैंने आपको बताया कि खाली सबनेटिंग से काम नहीं चलेगा, VLAN चाहिए ही आपको। मतलब आपको जो ब्रॉडकास्ट डोमेन ब्रेक करना होता है, नॉट ओनली एट लेयर 3 बट ऑल्सो लेयर 2 पे भी आपको उसको ब्रेक करना ही पड़ेगा। तो लेयर 2 पे आप ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करेंगे, आप लेयर 3 पे भी ब्रॉडकास्ट डोमेन को ब्रेक करेंगे।
फिर यहाँ पे लिंक एग्रीगेशन भी सपोर्टेड रहेगा, ध्यान रखना, मैंने बताया था, और ये बहुत ज्यादा यूज में होता है, प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा यूज में रहता है। ये LACP सपोर्ट करता है बिग IP हमारा, और साथ में स्टैटिक ईथर चैनल भी ये सपोर्ट करता है। लेकिन स्टैटिक हर एक चेसी पे, हर एक प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट नहीं करता। कुछ ही प्लेटफॉर्म्स है जहां पे ये स्टैटिक ईथर चैनल को सपोर्ट करेगा। जैसे मैंने देखा है जो R सीरीज के जो अभी नए वाले बॉक्सेस आए हैं, न्यूली लॉन्च्ड बॉक्सेस हैं, उसमें मैंने देखा है वो LACP और स्टैटिक ईथर चैनल दोनों सपोर्ट करता है। बट जो रिकमेंडेशंस रहेंगी वो हमेशा किसके लिए रहेंगी? LACP के लिए। और आपको यूज भी करना चाहिए LACP। इट्स नॉट कि अगर स्टैटिक सपोर्टेड है तो देन लेट्स गो फॉर द स्टैटिक ईथर चैनल या स्टैटिक लिंक एग्रीगेशन। नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या यूज करना चाहिए? LACP। उसका रीजन मैं दूंगा आपको, देयर इज ए टेक्निकल रीजन बिहाइंड दैट। क्योंकि अगर आप स्टैटिक ईथर चैनल यूज करते हो ना, तो वो नेबर के साथ कभी नेगोशिएशन करता ही नहीं है कि भाई ईथर चैनल बनाए ना बनाए, आर यू रेडी और नॉट। ठीक है, आपने स्टैटिक बनाया, अपने एंड पे ये बंडल करके छोड़ देगा, दैट्स इट। सामने बना है नहीं बना है, डोंट केयर। समझ रहे हैं आप? तो फिर ये प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, दैट इज LACP। क्योंकि LACP में नेगोशिएशन होती है। आप एक एंड पे LACP इनेबल करके छोड़ दो, इट डज नॉट मीन कि आपका ईथर चैनल बन जाएगा जब तक आप सामने LACP इनेबल नहीं कराएंगे। समझ आया? तो जो रिकमेंडेशंस रहेंगी यहाँ पे वो हमेशा प्रोडक्शन में LACP को यूज करने की रहेंगी। और LACP एक ओपन सोर्स है, ये PHP सपोर्ट नहीं करता, ये ध्यान रखना आप। तो लिंक एग्रीगेशन रहेगी यहाँ पे, देखो मैंने बताया ना इस तरीके से। जो बिग IP सिस्टम होगा वहां पे आपके इंटरफेसेस जो रिप्रेजेंट होते हैं वो ऐसे होंगे, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, राइट? बताया आपको। तो यहाँ पे आप LACP को यूज करके क्या कर सकते हैं? इसको बंडल कर सकते हो। तो इससे अब आपका एक सिंगल लॉजिकल लिंक बन जाएगा, और उसको भी क्या बना लो आप? ट्रंक। और ट्रंक से फिर आप अपने VLAN को अलाउ कर सकते हैं। यू माइट बी यूजिंग जस्ट वन VLAN, यू माइट बी यूजिंग मल्टीपल VLANs, इट डिपेंड्स। बट LACP सपोर्टेड बाय द बिग IP। और मैं आपको ये इंप्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा कि हाउ कैन वी इंप्लीमेंट LACP। वो अलग बात है कि वर्चुअल एडिशन में काम नहीं करता है, बट एटलीस्ट यू विल गेट टू नो कि हाउ टू इनेबल लिंक एग्रीगेशन। तो LACP जो है 802.380 इसका IEEE स्टैंडर्ड है। वही बताया मैंने आपको कि ओपन सोर्स होता है ये, और इसमें एक्टिव और पैसिव वो दोनों मोड होते हैं। दोनों को पैसिव मत रख लेना। वैसे ये सिर्फ एक्टिव मोड सपोर्ट करता है बिग IP, ये पैसिव मोड सपोर्ट करता ही नहीं है। और सिस्को स्विचेस वगैरह पे ही हो जाता है कि पैसिव आप कॉन्फ़िगर करें या वगैरह वगैरह, बट बिग IP सिर्फ एक्टिव मोड सपोर्ट करता है। अब नेटवर्क लेयर की बात आ जाती है, राइट? ये तो डेटा लिंक लेयर की बात की इन्होंने, जिसमें LACP आ गया और ऊपर ये VLAN आ गए, ट्रंक आ गया। अच्छा, ट्रंक पोर्ट, ट्रंक का भी आपको पता होना चाहिए। मतलब खाली ये लिंक एग्रीगेशन की बात नहीं होगी, यहाँ पे ट्रंक भी होता है एक, जिसमें आप .1Q या फिर क्या यूज करते हैं? ISL। अब क्या यूज करेंगे? सिर्फ .1Q। ISL तो यूज ही नहीं करते ना। ISL क्या था? सिस्को प्रोप्राइटरी, राइट? तो वो यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे सिर्फ .1Q यूज होगा आपके ट्रंक पोर्ट्स के ऊपर। तो ये जो आपका लिंक एग्रीगेट करने के बाद जो एक सिंगल लिंक बनेगा ना, लॉजिकल लिंक, उसको आप क्या बना सकते हैं? ट्रंक बना सकते हैं। और बनाते हैं हम कब? जब हमें मल्टीपल विलेंस के डेटा को कैरी कराना हो, तो विलेन टैगिंग कराओगे ना फिर आप, राइट? ट्रंक का मीनिंग मतलब .1Q यूज करने का मीनिंग क्या रहेगा? कि आप विलेन टैगिंग कराएंगे, राइट? तो फिर आप अपने विलेन के लिए टैग लगाना स्टार्ट कर देते हो इफ यू आर लुकिंग टू अलाउ मल्टीपल विलेंस ट्रैफिक थ्रू ए सिंगल लिंक। आया समझ में कि नहीं आया? Yeah, understood. ओके, कूल।